अब स्टार्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पे। अच्छा मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया था ना लास्ट टाइम चैप्टर, अभी और कुछ डिटेलिंग तो नहीं की थी हमने इसकी। Okay, just give me a second. Let me share the screen. Okay, yes, we have started it. Okay, राइट तो डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड तक कर लिया था हमने। गुड, तो अब एक बार फटाफट से मैं एक बार रिकैप दूं आपको इन सब चीजों का, ताकि ये चीजें अच्छे से सॉलिड हो जाएं। राइट, एक स्ट्रक्चर हम डीएनए का पूरा इलस्ट्रेट कर लें इससे। राइट, हमने कहा था बच्चा हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। वी सेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन एक्सप्रेशन, हम जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ते पढ़ते हम कहेंगे कैसे हमें उसको देखना है कि जीन जो प्रोटीन बना रहा है वो किस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है, किस तरीके से पूरा काम चल रहा है। तो उसको स्टडी करने के लिए राइट, इससे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू टॉक अबाउट द डीएनए। हमें सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो मेरे डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, राइट, जिसे हम डिफाइन करते हैं एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने कहा था इट इज बेसिकली अ पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच विल right form a single strand of the DNA, and similarly on the complementarity basis, antiparallel basis, we have the double stranded DNA structure with us. राइट, तो डीएनए स्ट्रक्चर पे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, जब हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था बच्चा, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कहा था इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, right, where the deoxyribonucleotide, if I will talk about, it comprises of right deoxyribonucleoside in the phosphate group, where the deoxyribonucleoside has deoxyribose sugar and the nitrogenous bases. Right, while the nitrogenous bases are further categorized as purine and pyrimidine, purine as adenine and guanine, pyrimidine as cytosine and thymine. तो ये हमारे पास स्पेसिफिक इसके प्रोसेस के अंदर हमारे पास आएंगे, यूनिट्स ऐड ऑन होंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था वेरी फर्स्ट वी हैव द डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट जस्ट अ राइबोस शुगर ओनली, अ पेंटोस शुगर ओनली, बट इट इज डीऑक्सीजनेटेड एट द 2' पोजीशन rather than the second carbon पे आपने OH की जगह H को वहां पर फिट किया है। राइट, उसका O जो है ऑक्सीजन जो हटाया है, that's why you name it as 2' deoxyribose sugar. सेकेंड मेरे पास आया नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। राइट, जो स्टडी किया गया है प्यूरिन और pyrimidine की तरह हम इसे स्टडी कर रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास। राइट, जिसमें हमने दो कैटेगरीज बनाई, प्यूरिन एंड pyrimidine. Right, purine we name as a double membranous ring structure, one ring as a single membered ring, another as a 5-membered ring. Both are being interconnected to each other, and only remember the position बेटा कहाँ आपको localize करने हैं। Right, and nitrogen को that is at 1, 3, 7 and 9. At this position we have the nitrogen group. Right, and forming the two units for the purine as the adenine and the guanine, which differ on the substitute group जो आपने add किए। If you take this purine background and add the NH2 group on the 6th position, name it as 6-aminopurine. Right. If you take the second position with the amino group and the 6th position with the oxy group, you name it as 2-amino-6-oxypurine. Right. Next you will say pyrimidine. Pyrimidine is a single-member nitrogen-containing ring. It is right where we will start the numbering from the base, and the nitrogen is present at only two positions, that is 1 and 3. Right, and you group it as a 2 unit as a cytosine and thymine, where the cytosine is called 2-oxy-4-aminopyrimidine and thymine is called 5-methyl-2-oxy-4-oxypyrimidine. Right, that is 2,4-dioxypyrimidine में आपने 5-methyl group लगाया है, जबकि 2,4-dioxypyrimidine is simply called as the uracil. Right, तो ये जो हमने बेटा पोजीशनिंग की है, why we have added such groups, हमने ऐसे ग्रुप्स क्यों ऐड किए अभी आपको क्लियर होगा। Once I talk about the pairing हम कैसे करते हैं इसके अंदर, तो ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हमने ये pyrimidine और pyrimidine के स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब हमने कहा हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इनके स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट करनी है। स्टेप बाय स्टेप हमें इसकी स्पेसिफिक डेवलपमेंट करनी है कि हम कैसे यहाँ पर राइट सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे और कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। Another substrate जो हम यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिकली बनाने के लिए होता है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या किया था पॉइंट that you are using phosphoric acid as a substrate from which you will add the phosphate group to the nucleoside. Right. सेम उस तरीके से अब एक चीज ध्यान से we says we have this as the deoxyribose sugar, ये मेरे पास deoxyribose sugar है। इसके फर्स्ट कार्बन पे right I make a bond with the purine and pyrimidine। फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से मैंने बॉन्ड बनाया किसी प्यूरिन या pyrimidine के साथ। राइट, अब बॉन्ड कैसे बना वो देखना। C1 position of this deoxyribose sugar make a bond with N9, 9th position पे जो नाइट्रोजन लगा हुआ है प्यूरिन के उसके साथ बना।
और ये बॉन्ड को आपने नाम दिया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, बिकॉज दो कार्ब्स के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है और उनकी ज्वाइनिंग राइट होती है, बेसिकली दो कार्ब्स की ज्वाइनिंग होती है विद रिलीज ऑफ द वाटर, राइट, देन यू विल नेम इट एज द ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। यहाँ भी आपने ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बोला, बस यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसकी है, O और N की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ O और H की इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ O और N की इन्वॉल्वमेंट है। तो यू सिंपली नेम दिस एज द N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, राइट। इसको आप नाम दोगे N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, कि आपने नाइट्रोजन से लिंकेज किया, उस कार्बन को लिंक आपने नाइट्रोजन से किया इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एट द सेंटर, राइट। यू सिंपली नेम इट एज N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो मेरे पास C1 और N9 की पेयरिंग हुई, तो 1,9 पेयरिंग मैंने प्लूरीन में कराई। नाउ आई से C1 और N1, दैट इज pyrimidine के दो ही यूनिट पे नाइट्रोजन था, 1 और 3 पे, तो मैंने 1 के साथ कराया। 1 के साथ जब मैंने कराया तो उस बॉन्ड को नाम क्या दिया, अगेन N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, राइट। तो 1 N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, 1 N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। रिमेंबर द नंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट। अब मैंने कहा जो मेरे पास ये न्यूक्लियोसाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड के एंडिंग में हम लगाते हैं INE हमेशा, तो वी राइट इट एज डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइक्लिन और डीऑक्सी थाइमिन या थाइमिन, जो भी लिखना चाहो, राइट। यू कैन राइट इट एज डीऑक्सी थाइमिन आल्सो, यू कैन सिंपली राइट इट एज थाइमिन आल्सो, राइट। वो भी लिख सकते हो, राइट। तो हमने कहा क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि थाइमिन हमारे पास सिर्फ किस में बनेगा, डीएनए में, आरएनए में तो ऐसी कोई प्रोसेस में फॉर्मेशन है नहीं, राइट। तो वी जस्ट फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड ओवर हियर, गॉट इट गाइस, राइट। अब हमने कहा जो बेटा हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया है, इस न्यूक्लियोसाइड को अब मुझे ज्वाइन कराना है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, राइट। नहीं बेटा नहीं कराना, हम नहीं के क्वेश्चन डिस्कस, वी विल डिस्कस एट द एंड एज यू सेड बेटा, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड को मैंने लिंक किया फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ न्यूक्लियोसाइड को अगर मैं लिंक करूंगी तो फॉस्फेट ग्रुप मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड से आएगा, एंड देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड की डेवलपमेंट होगी। फॉस्फोरिक एसिड देखो H3PO4, यहाँ पे मैंने इसे न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा, तो फर्स्ट कार्बन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फिफ्थ कार्बन मेरे पास अगर दिखे तो उससे OH ग्रुप है, राइट। फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप है या PO4 है, मींस आई एम जॉइनिंग द एसिड एंड एन अल्कोहल बाय फॉर्मिंग द एस्टर बॉन्ड। मुझे एस्टर बॉन्ड बनाना है। अब अगर मुझे वो एस्टर बॉन्ड बनाना है मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, मुझे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट के साथ बन रहा है। तो आई हैव दैट CH2O P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, so 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए, means each nucleotide which is being formed is having 2 negative charges, इसके पास 2 negative charges होते हैं, याद रखना। अभी हम प्रूव करेंगे कि DNA is negatively charged entity। तो DNA हम कहते हैं एसिडिक नेचर का होता है, हम कहते हैं DNA के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है उसके पास ऐसा, क्योंकि DNA के पास नेगेटिव चार्ज भी न्यूक्लियोटाइड से आता है, फॉस्फेट ग्रुप से, और एसिडिक नेचर भी फॉस्फेट ग्रुप ही उसको इम्पार्ट करता है, राइट। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन चुका है और N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन चुका है। आई जस्ट नेम इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब अगर मैं इसकी नेमिंग करना शुरू करूं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की, तो आई कैन जस्ट एक्सपैंड इट लाइक DNMPs। मैं इसको लिख सकती हूँ DNMPs की फॉर्म में। अब ये DNMPs होते क्या हैं, राइट। DNMPs का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, राइट। जब आप फॉस्फेट को अलग से लिख रहे हो बेटा तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, तो यू राइट इट एज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइक्लिन मोनोफॉस्फेट, right, and then you take it as a deoxyadenylate, deoxyguanylate, thymidylate, cytidylate, ATE लगा दिया N में, right। तो वो जो ATE लग रहा है वो फॉस्फेट की वजह से लग रहा है, तो INE is for side, ATE is for type, right। अब मेरे पास सेल के अंदर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड इज स्पेलिंग नो, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड अगर आप लिखोगे बेटा तो ANE पीछे नहीं लगाओगे, सिंपली डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। इफ यू राइट इट सानिया देन यू राइट इट एज डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और जब ATE लगाना है तो सिंपल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडेट, राइट, 8 उसके पीछे लगाओगे, फाइन। तो अब मैंने कहा बच्चे मेरे पास जो सेल के अंदर अवेलेबल हैं वो मेरे पास DNMPs अवेलेबल है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर DNMPs मिलते हैं। लेकिन जब सेल की फंक्शनिंग शुरू होती है, जब DNA की फंक्शनिंग शुरू होती है, तो उस टाइम पे मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, DNA के फंक्शन के टाइम पे आई नीड दी एनर्जी सोर्स, मुझे एक प्रॉपर चाहिए, राइट। सेम इन द लास्ट, कहाँ पर बेटा, एट द टॉप लेफ्ट, एक सेकंड, राइट। हाँ वो इसीलिए बच्चे ANE बेसिकली लगाना है ना, तो वो हमारे पास मेंशन है, दैट्स इट, अदरवाइज इसमें और कोई वो मीनिंग नहीं है, ठीक है, राइट। ओके नाउ जब हमने कहा यहाँ पर ये एनर्जी सोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं,
राइट, इट इज वर्किंग एज एन एनर्जी सोर्स एंड वर्किंग एज एन एक्टिव सबस्ट्रेट। एक एक्टिव सबस्ट्रेट है, एक एनर्जी सोर्स है, जो आप डीएनए फंक्शन की तरह यूज करते हो। वो डीएनएमपी नहीं है, वो डीएनटीपी है। तो आपको डीएनएमपी को सबसे पहले डीएनटीपी में चेंज करना पड़ेगा, राइट, ताकि आप डीएनटीपी को यूज कर सको डीएनए फंक्शन के लिए। मींस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपने रॉ मटेरियल डीएनएमपी दे रखा है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज किस फॉर्म में करोगे? डीएनटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज करोगे, राइट। तो अगर आप यूटिलाइज, अंकित जस्ट रीलॉग इन वंस अगेन बेटा, राइट, आप यूटिलाइज इसको डीएनटीपी की फॉर्म में करते हो तो यू राइट इट एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब डीएनटीपी बनता कैसे? जब मैंने डीएनएमपी में 2 यूनिट और H3PO4 के ऐड कर दिए, so I'll say over this structure that on the first unit I have added the purine or pyrimidine, on the fifth I have added the 1 phosphate, now I added the second, now I added the third। तो मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दिए, 1 2 एंड 3। और नंबरिंग कैसे कर दूं? अल्फा बीटा एंड गामा, राइट, ये मेरे पास आ जाएंगे, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा, तो मेरे पास 3 फॉस्फेट आ गए। अब मुझे समझा दो अल्फा वाला कौन सा है? जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, जो फर्स्ट वाला आएगा मेरे पास। सेकंड जो मैंने कनेक्ट किया वो बीटा, थर्ड जो मैंने कनेक्ट किया वो गामा, राइट। ऑन दैट बेसिस ये मेरे पास जो बॉन्ड बना फॉस्फोएस्टर, लेकिन आगे का बॉन्ड फॉस्फो फॉस्फो के बीच में और फॉस्फो फॉस्फो के बीच में, दिस इज कॉल्ड फॉस्फो एनहाइड्राइड, राइट। इसको मैंने सिंपली मेंशन कर दिया एज अ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, जो मेरे पास यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो आई से फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इज देयर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज देयर, एंड दिस इज द एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इज देयर। This is the structure called DNTP is there. Wait, Ankit. Okay. Now I check my net बेटा, राइट, मैंने दोबारा से एक बार लॉगिन करा है, तो देखो अब क्लियर होता है तो फाइन, राइट। हाँ जी, तो अब मेरे पास बचा डीएनटीपी बन चुका है, जो आगे डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए आराम से हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमने कहा हमें किसकी सिंथेसिस करनी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। एवरीवन नाउ जस्ट कीप फोकस ओवर हियर, राइट। हर एक का ध्यान यहाँ पर अच्छे से रहे, राइट। यस, वाटर मॉलिक्यूल एस्टरिफिकेशन के टाइम और ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के टाइम ब्रेक होगा बच्चे। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के टाइम पे OH माइनस डायरेक्टली रिलीज करा देते हो आप, राइट। तो वहां पर आपको ऐसे जरूरत नहीं होती, तो यू जस्ट रिलीज आउट दी OH माइनस फ्रॉम दैट, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर हम इसके अंदर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवर हियर, राइट। अब हमने कहा हमें क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो मैंने कहा मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाना है? आई हैव 1 न्यूक्लियोटाइड विद मी ओवर हियर, I have another deoxyribonucleotide with me over here, right? Now what I have to do, guys, I know that my first carbon is being occupied by purine or pyrimidine, means it is being not available for further reaction. Second के पास आपने HH ग्रुप दिया, वापस से अवेलेबल नहीं है। थर्ड के पास आपने OH ग्रुप दिया, जहाँ OH शायद अटैक कर सकता है क्योंकि OH रिएक्टिविटी शो कर सकता है। फोर्थ के पास आप ऑलरेडी H देते हो, और फिफ्थ के पास आपने P डबल बॉन्ड O यहाँ पर दे रखा है। तो अब आपका फिफ्थ भी रिएक्टिव ग्रुप है और थर्ड भी रिएक्टिव ग्रुप है, राइट। इट हैज टू पोज अटैक ओवर टू द नेक्स्ट नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पे अटैक पोज करें। अब मैं अगर देखूं तो अटैक कौन करेगा? Attack has to be done by the 3' OH group. 3' OH group has to pose the attack over to the 5' phosphate over of the next nucleotide. Why so? Because O की और P की में से O is more electronegative in nature. Based on that, 3' OH अपनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने की वजह से, एबिलिटी होने की वजह से डायरेक्टली अटैक कर देगा फॉस्फेट। तो इसका मतलब अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये मेरे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो अटैक हैज टू बी डन फ्रॉम द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड 3' OH टू द सेकंड न्यूक्लियोटाइड 5' फॉस्फेट। तो बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्मिंग नाउ, वो कैसे बॉन्ड बन रहा है? मेरे पास ये ऑलरेडी फॉस्फेट एस्टेरिफाइड है, आप फिर इस एस्टेरिफाइड की सेकंड एस्टेरिफिकेशन इस OH से करा रहे हो, राइट। इसका मतलब अब इसके एक नेगेटिव चार्ज को आप हटाओगे, तो क्या आप एस्टेरिफिकेशन कराओगे तो ये O- भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से आपके पास रिएक्टिविटी में क्या जाएगा? यू फॉर्म अ बॉन्ड विच इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, and because double esterification हो रही है, and this phosphodiester bond has a direction of 3' to 5'। यहाँ आपने डायरेक्शन किसकी दिया बच्चा? 3' to 5'। तो आपके पास जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना वो 3' to 5' का बन चुका है।
तो अब मेरे पास ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है। इन दिस डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक स्ट्रैंड बन चुका है। लाइक सपोज 2 अगर मैंने यूनिट ली तो 2 यूनिट से मैंने एक स्ट्रैंड अगर बनाने की कोशिश की, तो इस स्ट्रैंड का जो टॉप एंड है उस टॉप एंड पे फॉस्फेट फ्री है और इसका जो लोअर एंड है उस पे OH फ्री है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ द स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3। तो बहुत ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, but 3 prime OH always pose an attack on the 5 prime phosphate of the next nucleotide, hence the phosphodiester bond formed is 3 prime to 5 prime phosphodiester। याद रहेगा ये पॉइंट, गलती तो नहीं होगी, राइट? तो हमेशा याद रखना है बेटा एक चीज, वंस अगेन आई से दिस थिंग, क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का बेसिस भी है, राइट? हमेशा एक चीज याद रखना है, चाहे DNA बनाओ चाहे RNA बनाओ, बनाने की डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। हम पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम करता है ना, ये बॉन्ड बनाने का काम तो एंजाइम करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज डू द पॉलीमराइजेशन in 5 prime to 3 prime direction only by catalyzing the synthesis of 3 prime to 5 prime phosphodiester bond। phosphodiester bond जिस डायरेक्शन में बन रहा है वो, और स्ट्रैंड जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो याद रखना है, दोनों रेसिप्रोकेट है एक दूसरे से। स्ट्रैंड विल पॉलीमराइज इन 5 to 3 लेकिन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन 3 to 5, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा ब्लर आया है। डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑलवेज, राइट? एज 3 प्राइम OH pose 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 nucleophilic attack on 5 prime phosphate of the next deoxyribonucleotide। Understood everyone? समझ आ गया पॉइंट, राइट? कंप्लीटेड है यहाँ तक। ये कंसेप्ट अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन मॉडल विच इज कॉल्ड बीरेनस्टिक मॉडल, राइट? इसी के बेसिस पे हम एक मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसे हम नाम देंगे बीरेनस्टिक मॉडल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट मॉडल नाउ गाइस। बीरेनस्टिक मॉडल कंप्लीट यहाँ तक सबका, राइट? अच्छा, अब सबके हाथ चल जाए जल्दी से, और ये बीरेनस्टिक मॉडल जैसे जैसे मैं बनवाती चली जाऊंगी वैसे वैसे आपकी नोटबुक में बनता चला जाए, राइट? नाउ इन दिस मॉडल व्हाट वी स्टेट ओवर हियर, अब इस मॉडल में हम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से देखना है। नाउ वी से हमारे पास बीरेनस्टिक में हमने क्या किया है, बेसिकली वी टेक द 4, एक स्ट्रैंड को मैं सबसे पहले 1 स्ट्रैंड बनाऊंगी, फिर मैं सेकंड स्ट्रैंड बनाऊंगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में इसमें बताऊंगी इसमें कैसे होगा। अब मैंने एक स्ट्रैंड बनाया मेरे पास, ईच बीड इज रिप्रेजेंटिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर। हर बीड एक डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द बीड रिप्रेजेंटिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के बेटा फर्स्ट कार्बन, पहले फर्स्ट कार्बन की तरफ क्या जाएगा मेरे पास, प्यूरिन या pyrimidine, और फर्स्ट के एकदम अपोजिट कौन होता है? देखो फर्स्ट अगर ये है तो इसके एकदम अपोजिट कौन है मेरे पास, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप के एकदम नीचे कौन है मेरे पास, OH ग्रुप है। वैसे मैंने बनाया, यहाँ मैंने एडिनाइन को लेबल किया, एडिनाइन के एकदम अपोजिट मैंने फॉस्फेट को लेबल किया, फॉस्फेट के एकदम नीचे मैंने OH को लेबल कर दिया। अंडरस्टूड? तो मेरे पास ये ग्रुप बन गया यहाँ पर। अब मैंने कहा नेक्स्ट वन मेरे पास क्या था, नेक्स्ट वन में मैंने एक तरफ ग्वानिन को लेबल किया, फिर एक तरफ उसी के अपोजिट साइड फॉस्फेट को, फिर OH को। अभी मैंने रैंडमली लिए, फिक्स नहीं है, आप AGTC भी ले सकते हो, आप CGTC भी ले सकते हो, आप कोई भी बेस यहाँ पर ले सकते हो। आई जस्ट टेकन रैंडमली दिस, राइट? अब मैंने कहा थर्ड वाले पे मैंने क्या लिया बेटा, थाइमीन ऑन द वन साइड, फॉस्फेट ऑन द वन साइड एंड OH ऑन द अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट साइड टू दैट, right? Then cytosine on the one side, phosphate on the another side and OH exactly opposite to them। तो ये मेरे पास 4 न्यूक्लियोटाइड बच्चे तैयार हो चुके हैं। रेडी 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो गई है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स रेडी हो चुके हैं। अब देखो अटैक कैसे होगा, एक सेम एरो भी इसी डायरेक्शन में बनने चाहिए, राइट? यहाँ से मेरे पास OH से फॉस्फेट पे एरो बना है, फिर मेरे पास OH से फॉस्फेट पे एरो जा रहा है। एरो की डायरेक्शन ध्यान से, क्योंकि बॉन्ड की डायरेक्शन ये है कि आप 3 to 5 जा रहे हो, राइट? बॉन्ड 3 to 5 जा रहे हो, बस पॉलीमराइजेशन आपका 5 to 3 जा रहा है, राइट? और यहाँ पर आपका वापस से आपका आ गया OH to P। अब अगर मैं इस पूरे स्ट्रैंड को लाइक दिस सिंगल स्ट्रैंड की तरह फॉर्म करूँ, तो इफ आई फॉर्म इट एज अ सिंगल स्ट्रैंड, आई जस्ट नेम दैट इस स्ट्रैंड के फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा यूनिट फ्री है जो भी रिएक्टिविटी शो कर सकता है, दैट इज 5 प्राइम, और लास्ट वाले का कौन सा फ्री है, 3 प्राइम। एंड दिस इज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखो, मैंने बॉन्ड तो इसी डायरेक्शन में बनाया ना, तो आई जस्ट मेक अ एरो ओवर हियर, दैट इज 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाया है। कंप्लीट यहाँ तक ये स्ट्रैंड सबको समझ आ गया। अब मैंने कहा बच्चा, जो मुझे DNA का दूसरा स्ट्रैंड बनाना होता है, द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द DNA एज पर द रूल्स हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए।
अब मैंने कहा ठीक है, अगर आपको दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो वो आप कैसे बनाओगे, राइट। अब मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चाहिए, एंटी पैरेलल नेचर चाहिए, लेकिन स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 बनना चाहिए, 5 to 3 बनना चाहिए। तो मैंने कहा अब ऐसा करते हैं, चलो स्ट्रैंड को रिवर्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी आप 4 ही न्यूक्लियोटाइड बनाओगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में बनाओगे। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड मूव टू द टॉप। पहले आप टॉप टू बॉटम गए हो, अब आप बॉटम टू टॉप जाओगे। तो आप बॉटम पे आते हैं। बॉटम में मेरे पास यहाँ पर मैंने एक बेस लिया विच इज हैविंग द ग्वानिन, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, सी के कॉम्प्लीमेंट्री। जिस डायरेक्शन में ग्वानिन था उससे अपोजिट डायरेक्शन में फॉस्फेट, और फॉस्फेट के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में OH, करेक्ट ना। वही मैंने सेम रूल अपनाया यहाँ पर भी। ऐसे ही मैंने ये भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनाया, यहाँ मैंने एडेनाइन दिया, T के क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री देना था, फिर फॉस्फेट एंड OH, फिर G के कॉम्प्लीमेंट्री मुझे C देना था, फिर फॉस्फेट एंड OH, फिर A की कॉम्प्लीमेंट्री मुझे T देना था, फिर फॉस्फेट एंड OH। अब देखो बॉन्ड किस डायरेक्शन बनेगा। अब आपने बॉन्ड की डायरेक्शन भी वही रखी, राइट। 3' OH नहीं, फोर्स किया अटैक 5' फॉस्फेट पे, फिर 3' OH ने 5' फॉस्फेट पे, फिर 3' OH ने 5' फॉस्फेट पे। इसकी कौन सी मोइटी फ्री है बॉटम वाले की, फॉस्फेट, दैट इज 5th कार्बन, और टॉप वाले की कौन सी मोइटी फ्री है, दैट इज OH, दैट इज 3'। तो अब स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, टेल मी गाइस, 5' to 3'। लेकिन आप इस स्ट्रैंड का अपर एंड कौन सा कहोगे, 3', लोअर एंड कौन सा कहोगे, 5'। हैव यू मेड द एंटी पैरेलल, क्या आपने एंटी पैरेलल बना दिया। और आपने ये एंटी पैरेलल बनाया विदाउट चेंजिंग द रूल ऑफ विदाउट चेंजिंग द रूल ऑफ पॉलीमराइजिंग डायरेक्शन। पॉलीमराइजिंग डायरेक्शन आपने अभी भी 5 to 3 रखी है, कोई चेंज नहीं किया आपने। You have just make it 5 to 3 only, right? बस आपने एक ही चीज को किया कि आप एक जब ऊपर टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो नीचे वाला आपने बॉटम टू टॉप, ताकि आपका एंटी पैरेलल नेचर बराबर रहे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यस, राइट अशोक। फिर अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे किया कि आपने कहा एडेनाइन ऑलवेज बेस पेयर विद थाइमीन, थाइमीन ऑलवेज बेस पेयर विद एडेनाइन, ग्वानिन ऑलवेज बेस पेयर विद साइटोसिन, साइटोसिन ऑलवेज बेस पेयर विद ग्वानिन। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई डाउट बचा इसके अंदर? बन गया सबका मॉडल? मॉडल रेडी है सबका? वेरी गुड। अब आते हैं क्यों एडेनाइन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, राइट। व्हाई एडेनाइन इज एबल टू फॉर्म द डबल बॉन्ड विद द थाइमीन। तो अब यहाँ पर ध्यान से, अब मैंने कहा बच्चे मेरे पास प्रोसेस क्या है कि एडेनाइन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, किस वजह से। तो देखो मैंने यहाँ 2 स्ट्रैंड लिए हैं, राइट। ये स्ट्रैंड देखो मूव कैसे करा, डायरेक्शन देखो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन, अगेन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, राइट। और ये येलो जो पूरा लाइन है ये शुगर फॉस्फेट बैकग्राउंड, राइट। बैकग्राउंड बैकबोन हमेशा मेरे पास शुगर फॉस्फेट की बनती है डीएनए के अंदर, राइट। अभी डीएनए का स्ट्रक्चर मैं प्रॉपर डबल हेलिकल आपको समझाऊंगी, लेकिन हमेशा बैकबोन आपकी किसकी बनेगी, शुगर फॉस्फेट की। अब आपने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है अगर ये एडेनाइन लेके चल रहे हो तो दिस इज बीइंग द वन एट द 9th पोजीशन, ठीक है ना। आपने यहाँ 9th पोजीशन पे लिया, राइट। ये हमारे पास बेसिकली हम देखें यहाँ पर, राइट। तो आप ज्वाइनिंग कैसे कर रहे हो, इसके पास क्या है, 6 के पास NH था, तो 6 के NH2 के साथ तो आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 6 के देखो 9th ये है, 8th ये है, 7th ये है आपका, सॉरी दिस वन 9, राइट। आपका फिर 8, 7, 6 हमारे पास आ गया, एंड दिस इज बीइंग द होल कनेक्टिविटी ओवर हियर, राइट। तो अब मैंने जब इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, राइट, तो दैट बेसिस मैंने कहा यहाँ पर ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, NH2 ने एक बॉन्ड बना दिया डबल बॉन्ड O के साथ। फिर उसी के बाद एक आपका यहाँ पर था जिसके पास NH ग्रुप था, राइट। तो NH ग्रुप के पास बॉन्ड, NH ग्रुप ने भी बॉन्ड बना दिया आपका इसके N के साथ, तो ऑन द बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसके N ने इसके NH के साथ बॉन्ड बना दिया। तो अब मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जाकर, अब इसके पास आगे कोई और ग्रुप फ्री नहीं है जहाँ पर बॉन्ड बन सके। यहाँ अगर मेरे पास देखा जाए तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप ऐसा दिया। साइटोसिन और ग्वानिन में देखा जाए तो याद हो बेटा, एक ऑक्सी था और एक NH2 ग्रुप लगाया था, दूसरे में भी एक ऑक्सी और एक NH2 ग्रुप था। तो एक ऑक्सी एक NH2 ग्रुप, एक ऑक्सी एक NH2 ग्रुप, और एक N और एक H ग्रुप, सिंपल नॉर्मल 3 बन सकते हैं। इसके पास तो 2 ऑक्सी थे और इसके पास एक NH ग्रुप था, NH2 ग्रुप था और एक N था, तो एक NH2 ग्रुप, एक N और दोनों ऑक्सी आपके इन्वॉल्व, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एज द AT डबल बॉन्ड एंड CG ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड डिफाइन किया, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, राइट। तो हमारे पास ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है फॉर द कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब वापस से जरा एक बार मॉडल पे आओ, और जल्दी से अब जो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी वो मुझे उसके आंसर सब देते चले जाएंगे, राइट, कि कैसे कैसे आया। वंस मोर, ओके ज़िशान, एक बार बताती हूँ बेटा, पहले इस मॉडल पे आओ, फिर मैं उसी पे जाती हूँ एक बार फिर से, राइट। अच्छा, अब इस मॉडल में मेक मी काउंट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बेसिस, राइट। फटाफट से इसके नीचे लिखते जाओ, टोटल नंबर ऑफ बेसिस, टोटल नंबर ऑफ बेसिस,
टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितनी गाइस, कितने 8, वेरी गुड राइट. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 4, वेरी गुड. टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स, इसी के नीचे टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स 8, very good. Total number of phosphoester bonds, total number of phosphoester bonds 8, once again, very good. Total number of phosphodiester bonds, phosphodiester bonds 6, superb guys, 6 right, 6. ये डायरेक्ट मुझे यहाँ से समझ आता है. तो अगर मैं इसमें कहूँ बच्चा सिंपल, अगर मैं इसमें एक बोलूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इक्वल्स टू n, जो मुझे 8 दे रखा है, बेस पेयर इज ऑलवेज हाफ ऑफ दैट इज 4. जितने ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है उतने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स है, उसकी वैल्यू हो गई n, डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ बेस और द टोटल नंबर ऑफ शुगर के इक्वल. नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 1 माइनस फ्रॉम द वन स्ट्रैंड, 1 माइनस फ्रॉम द अनदर स्ट्रैंड, सो ओवरऑल n-2, राइट. आई कम अप विद एन आंसर, क्योंकि ये तो अभी सिंपल आपने कैलकुलेट कर दिया बेटा डायग्राम देख के. लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कहता है मेरे पास 1200 बेसिस है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल डिपेंड ऑन AT and GC बेस पर. आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते डायरेक्टली. हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि डीएनए में कौन से बेस पेयर ज्यादा है, AT बेस पेयर ज्यादा है या GC बेस पेयर ज्यादा है. क्योंकि अगर AT बेस पेयर ज्यादा होंगे तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, और GC बेस पेयर ज्यादा होगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा. तो आप इसी के बेसिस पे बता दो, इफ इन द यूकैरियोटिक डीएनए, right, in the eukaryotic DNA and comparing with the prokaryotic DNA, right, which is going to have more number of hydrogen bond. Eukaryotic DNA comparing with prokaryotic DNA, which is going to have the more hydrogen bonds. फटाफट से, having the more hydrogen bond, if I take the number of base pair as same, if I take number of base pair as same, okay, getting a mixed answer. Very good Riya and very good Jasmine. 2 people have given the correct answer, prokaryotes. Remember guys, I have taken, very good Lovepreet, and I have taken बच्चा यहाँ पर कि हमने कंसिडर, अगर ये याद हो, बिल्कुल सही अशोक, अब मैंने आपको 11th में भी पढ़ाई थी चीज सेल चैप्टर में, प्रोकैरियोट्स हैव मोर GC कंटेंट एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स. तभी तो थर्मो एसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं, यही तो रीजन था उसका. तो प्रोकैरियोट के पास तो GC कंटेंट ज्यादा होता है ना, तो इसका मतलब प्रोकैरियोट के पास तो ट्रिपल बॉन्डिंग ज्यादा होगी. मैंने अभी क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दी कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ बेस पेयर, अगर सेम नंबर ऑफ बेस पेयर है तब आप ये कंसिडर कर सकते. समझ आया ना पॉइंट, राइट. तब आप यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से निकाल सकते हो. एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक बचा, राइट, क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से. अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ऑन द बेसिस, राइट, जो ये मैंने यहाँ पर पढ़ाया. देखो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, राइट. अब अगर मैंने ये स्ट्रक्चर लिया तो देखो यहाँ से मैंने इसकी नंबरिंग जो शुरू की है वो किस हिसाब से मैंने यहाँ पर स्टार्ट की, राइट. सी दिस इज दिस 2,2,4 डाइऑक्सी होता है मेरे पास. 2 पे ऑक्सीजन लगाया, 4 पे ऑक्सीजन लगाया, 3rd पे ये है मेरे पास फर्स्ट पोजीशन. ये 1 से मैंने देखो यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो 1 से कनेक्ट किया. नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 मिथाइल 2 4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन आ गया स्ट्रक्चर मेरे पास. अब यहाँ पर देखो इसके अंदर ये मैंने अब कनेक्शन कैसे किया, राइट. ये मेरे पास ग्रुप कौन सा आया यहाँ पर कंप्लीट, इफ आई विल से ओवर हियर, यहाँ नंबरिंग देखो ये मेरे पास कनेक्ट हुआ. 9 से मैं कनेक्ट करती हूँ इसको, तो आई कनेक्टेड विद 9 ओवर हियर. मैंने 9 से इसको कनेक्ट किया. अब 9th में मेरे पास ये कनेक्टेड है, मेरे को पूरा इसका रिंग स्ट्रक्चर देखना है. तो 9 के बाद 8 7th एंड देन आई गो फॉर द 6 में मेरे पास NH2 ग्रुप, राइट. एंड देन आई हैव दिस कंडीशन. तो मेरे पास अब ये मैंने पूरा जो ग्रुपिंग बनाई है इसके अंदर, द कंप्लीट ग्रुपिंग व्हिच आई हैव मेड इन दिस ग्रुपिंग, आई सेट दिस NH मेरे पास जो NH2 ग्रुप अवेलेबल था, इसका NH2 ग्रुप एक बार O के साथ लिंक हुआ डबल बॉन्ड से. फिर यहाँ पर मेरे पास ग्रुप डायरेक्ट N और H, इसका H और इसका N लिंक हुआ, तो मेरे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. अब अगर मुझे ये समझाओ बेटा, क्या थाइमीन रेडी है 3rd हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए? मैं टॉटोमेरिक शिफ्ट भी समझाऊंगी यहाँ से. इज थाइमीन रेडी टू फॉर्म द 3rd हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल, राइट. क्या थाइमीन 3rd हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड O है ना. अगर डबल बॉन्ड O है तो थाइमीन 3rd हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ना. तो जब टॉटोमेरिक शिफ्ट होगी तो टॉटोमेरिक शिफ्ट में होगा क्या, टॉटोमेरिक शिफ्ट के अंदर आप क्या कहोगे कि थाइमीन यही ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ. कभी याद है थाइमीन की बेस पेयरिंग किसके साथ होती थी, ग्वानिन के साथ, टॉटोमेरिक शिफ्ट के टाइम, क्योंकि वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर कर देता है. एडेनाइन के पास भी तो एक नाइट्रोजन फ्री है ना ये वाला,
तो एडेनाइन भी तो इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना, तो एडेनाइन किसके साथ बेस पेयर कर सकता है, साइटोसिन के साथ, लेकिन ये नाइट्रोजन अभी स्टेबल है, इसको आपको डीस्टेबलाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन अभी स्टेबल है, इसको डीस्टेबलाइज करना पड़ेगा, और डीस्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा, ट्रोपोमेरिक शिफ्ट, राइट। वही ट्रोपोमेरिक शिफ्ट के टाइम पे प्रोसेस होगा जिसकी वजह से हम ये चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। Everyone now understood कैसे होता है? तो नेचुरल कंडीशन में दिस इज एबल टू फॉर्म द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कंप्लीट यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ आ गया अच्छे से, राइट। अब मैंने कहा आपने इसका डेरिवेशन जो डीएनए स्ट्रक्चर निकाला, जो डीएनए स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, इस डीएनए स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से हमने पढ़ा, किस तरीके से हमने इसको एक्चुअली स्टडी किया। तो वी से बेटा 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसकी वजह से आप डीएनए स्ट्रक्चर को डिराइव करते हो। The very first one is basically X-ray crystallography data. X-ray crystallography, you know everyone, is basically a study. एक पूरी स्टडी होती है जो बेसिकली हम करते हैं, हम यहाँ पर एक्सरे इंटरवेंशन के एक्सरे के पूरे इंटरवेंशंस के अकॉर्डिंगली, जहाँ पर आप क्रिस्टलाइज करते हो डीएनए के स्ट्रक्चर्स को और फिर देखते हो कहाँ कहाँ किस किस जोन पे एक्सरे पेनिट्रेट हो रही है, मीन्स किस किस जगह पे बेसिस प्रेजेंट है, then you come up with the whole structure. तो it's a diffraction pattern आपको मिलता है लाइट डिफ्रेक्शन के बेसिस पे, रे डिफ्रेक्शन के बेसिस पे आप इसे ऑब्जर्व करते हो, राइट। तो बेसिकली इसको विल्किन और फ्रैंकलिन ने स्टडी किया था, राइट। मॉरिस विल्किन एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन ने ऑब्टेन किया था दिस फाइन एक्सरे डिफ्रैक्शन। जब उन्होंने सजेस्ट किया कि डीएनए वाज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ हेलिक्स, कि डीएनए पूरा हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम पीरियोडिसिटी है, राइट। मींस उसका एंगल ऑफ टर्न जो हमें आपको मिल रहा है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का उन्हें मिल रहा था, लेकिन वो डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर एलुसिडेट नहीं कर पाए थे, डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे पाए थे हमें। सो वी आर नॉट एबल टू गिव अ प्रॉपर मॉडल ऑफ द डीएनए फॉर देम, राइट। उनकी वजह से हमें प्रॉपर मॉडल नहीं मिल पाया था, बट यस इन्हीं के आइडिया को यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने प्रॉपर मॉडल बनाया था, right? That's why they people Wilkin and Franklin were also awarded with the Nobel Prize, क्योंकि इनकी वजह से इन्होंने जो ये periodicity वाला पॉइंट दिया, इन्होंने जो पूरा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था लेकिन हेलिक्स का एक आइडिया दे दिया था, राइट। तो उस स्ट्रक्चर को बेसिक यूज करके ही वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल बनाया था। दैट्स व्हाई वॉटसन एंड क्रिक आर आल्सो क्रेडिटेड विद द नोबेल प्राइज, राइट। जब इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था उसी के बाद चार्गफ आए थे, चार्गफ ने अपने कोलीग्स के साथ, राइट, डीएनए का जब स्ट्रक्चर हमें थोड़ा बहुत पता चल चुका था तो उसी के बाद उन्होंने इसका प्रॉपर कन्वेंशन बना दिया कि जो भी डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड यूनिट है, वेदर इट बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वेदर इट बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट, जो भी डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड यूनिट है वो एक रूल फॉलो करेगा कि उस डबल स्ट्रैंड को स्टेबल रखने के लिए वी नो देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टू हैपन। बेस्ड ऑन दैट जो प्यूरीन है और पिरिमिडीन है उनका कंटेंट इक्वल होना चाहिए। जितना प्रपोर्शन एडेनाइन का है उतना ही प्रपोर्शन इक्विमोलर प्रपोर्शन थाइमीन का होना चाहिए, राइट। जितना प्रपोर्शन ग्वानिन का है उतना ही इक्विमोलर प्रपोर्शन फिर साइटोसिन का भी होना चाहिए। On that basis उन्होंने कहा sum total of the purine and sum total of the pyrimidine has to be equal, right, ताकि वो proper balance हो सके, राइट। तो आप यहाँ पर कहोगे सम टोटल ऑफ प्यूरिन मींस A plus G, राइट, सम टोटल ऑफ pyrimidine मींस T plus C हैज टू बी इक्वल टू 1, इनका रेशो 1 के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब आपको इनको रेशो 1 के इक्वल अगर चाहिए तो ऑन दैट बेसिस यू विल से अगर ये 1 के इक्वल है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका डबल स्ट्रैंडेड बना हुआ है, और ये मेनली रिक्वायर्ड है, ये कभी भी बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे आप डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर दे दो, चाहे आप डबल स्ट्रैंडेड लीनियर दे दो, ये एप्लीकेबल है जो चीज डबल स्ट्रैंडेड है। जहां आपने आरएनए दे दिया, जहां आपने कह दिया कि भाई आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है, वहां हम हाथ खड़े कर देंगे कि चार्गफ रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो अब मैंने कहा चार्गफ रूल ने जब आपका ये कंडीशन समझा दी कि A plus G over T plus C equals to 1, वहीं पर एक पूछा गया उनसे कि क्या A plus T over G plus C is always equal to 1? We say no, never. A plus T over G plus C is variable with respect to the species but is constant for a particular species. होमो सेपियंस के लिए, ह्यूमन के लिए वैल्यू फिक्स है दैट वी हैव द 1.52, राइट। बैक्टीरिया के लिए वैल्यू फिक्स है, इकोलाई के लिए, बैक्टीरिया मींस इकोलाई के लिए वैल्यू फिक्स है दैट इज 0.92, थर्मो एसिडोफिल्स के लिए वैल्यू फिक्स है दैट इज 0.56, राइट। तो ये वैल्यू जो आपने फिक्स कर रखी है, ये वैल्यू फिक्स है क्योंकि आपको पता है कि इसका डीएनए स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हो, और हम इसका डीएनए स्ट्रक्चर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू जानते हैं। एचजीपी ने हमें पूरा डेटा कंपाइल करके दे रखा है, राइट, कि हमारे पास वैल्यूज हमें पता है। इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए एटी रिच है या उसका डीएनए जीसी रिच है, उसके बेसिस पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब मैंने कहा यहाँ पर जो इसका बैकबोन बनेगा, राइट, वो बैकबोन कौन बनाएगा? दैट बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप। वो तो ऑब्वियसली बात है, से इक्वल रेसिड्यूज में रहेंगे ही, इक्वल नंबर में रहेंगे, बट आपको एडेनाइन को थाइमिन के इक्वल, गुआनिन को साइटोसिन के इक्वल रख के चलना। Everyone clear with the Chargaff rule beta? Right, the Chargaff rule and the X-ray crystallography data. अब इसी के बाद यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने प्रॉपर मॉडल को डिफाइन कर दिया। वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल हमें दिया, दिस इज द रियल डीएनए मॉडल बेटा, राइट। ये पूरा डीएनए का जो मॉडल हम बनाते हैं, एक्चुअली लैब्स में भी देखा होगा आपने, बायो लैब्स में, स्कूल में, राइट, ये डीएनए का मॉडल होता है। हम कहते हैं डीएनए में क्या क्या होता है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, the two strands of the DNA show the complementary base pairing. The two strands of the DNA show anti-parallel nature and polarity, because one strand is 5' to 3', another is 3' to 5'. Right, the two strands of the DNA will connect to each other through the hydrogen bond, and to maintain the whole structure, number of other hydrophobic and van der Waals interactions are also working so as to stabilize the complete DNA helix structure. Now, once the two strands of the DNA paired with each other through the hydrogen bond on complementary base pairing, the complete strand of DNA go for the twist. The complete strand means दोनों strand मिलके twist करते हैं। ऐसा नहीं कि one will twist over another। ये चीज बच्चों की बहुत बड़ा डाउट होता है। कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते टाइम एक स्ट्रैंड डीएनए का दूसरे के ऊपर ट्विस्ट नहीं करता। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड देन दे विल ट्विस्ट अराउंड ईच अदर इन द राइट हैंडेड मैनर, राइट। और वो ट्विस्टिंग किस मैनर में होती है? द ट्विस्टिंग इज कमिंग अप इन द राइट हैंडेड मैनर विच इज कॉल्ड एज प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग। इस कॉइलिंग को हम नाम देते हैं प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग, which is called as right-handed coiling, and it is going to be followed up, या हम फॉलो करते हैं इन BDNA, क्योंकि आप जो डीएनए पढ़ रहे हो बेटा वो आप BDNA ही पढ़ते हो। हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो BDNA ही है। तो इट्स राइट हैंडेड फैशन कॉइलिंग, करेक्ट। अब जब आप राइट हैंडेड फैशन कॉइलिंग करते हो तो यू फॉर्म वन टर्न। यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एक टर्न। फिर जेड में आते हैं बेटा, वो जेड इज डिफरेंट फॉर्म, अशोक जो ह्यूमन में नहीं मिलता, राइट, ड्रोसोफिला में मिलता है, बेसिकली इंसेक्ट्स में मिलता है, राइट। तो अब हमने कहा इन द टर्न, जब आप टर्न करते हो तो देखो आप टर्न कैसे होती है। दिस इज द वन टर्न ऑफ द हेलिक्स गाइस। ये एक टर्न है, जो एक पूरा एस बना है ना, ये एक टर्न। व्हाइल फॉर्मिंग दैट एस, वो एस बनाते टाइम उस एस में ऊपर वाला जो एस का पार्ट होता है वो कभी कभी छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, या ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। जो उसका छोटा पार्ट है उस पार्ट को आप नाम देते हो माइनर ग्रूव। जो उसका बड़ा पार्ट है उस पार्ट को आप नाम देते हो मेजर ग्रूव। तो टर्न करते टाइम एक सिंगल टर्न की जो वर्टिकल लेंथ होती है, सिंगल हेलिक्स की सिंगल टर्न की जो वर्टिकल लेंथ होती है, यू नेम इट एज द पिच ऑफ द हेलिक्स और हेलिक्स लेंथ, राइट। क्या आप नाम देते हो उसको? पिच ऑफ द हेलिक्स और हेलिक्स लेंथ, व्हिच कम अप टू बी 34 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन रिमेंबर इट एज 3.4 नैनोमीटर्स, राइट। सो बेसिकली नैनोमीटर्स में याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, राइट, क्योंकि आगे का भी सारा डेटा नैनोमीटर्स पे ही बेस्ड है, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर जब आपने वो एक टर्न करी, उस सिंगल टर्न को करते करते टोटल आपने उसमें 10 बेस पेयर को एनक्लोज कर दिया। एक्चुअली 10.2 बेस पेयर को, नीचे का 11 का भी थोड़ा सा पार्ट ऊपर आ जाता है उस ग्रुप में, मेजर ग्रुप में, राइट। तो आप टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 विल से मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 विल से 10 बेस पेयर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट। और वो जो 10 बेस पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है, which are being present in the single helix, if I say the length of the helix, vertical rise, इसको हम नाम देते हैं बेटा vertical rise, vertical length or the pitch, that is 3.4 nanometers. So the distance between the two vertical base pairs, दो vertical base pair के बीच का जो distance है हमारे पास वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? Exactly, we name it as 0.34 nanometers। हमारे पास 0.34 nanometer आ गया। तो हमने कहा प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग भी हो गई, पिच भी आ गई, और उनके बीच का डिस्टेंस भी आ गया। नाउ आई से द डायमीटर, राइट, हॉरिजॉन्टल राइज, कितना हॉरिजॉन्टल एक्सपैंडेड है, उसका क्या डायमीटर है? तो डायमीटर इज बीइंग स्टडीड एज 2 नैनोमीटर्स। डायमीटर को आपने स्टडी किया एज 2 नैनोमीटर्स और 20 एंगस्ट्रॉम। 2.2 नैनोमीटर से बहुत बार कहते हैं वन सेम थिंग, राइट, लेकिन मेजरली आप इसको रेफर करते हो एज 2 नैनोमीटर्स। एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। तो ये आपका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टिल हियर, राइट, फॉर द कंप्लीट डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पर फॉर्म, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए, करेक्ट।
यहाँ तक का पॉइंट समझ आया? अब हमने कहा इसके अंदर जो हमारे पास डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है बेटा, इस डीएनए के प्रॉपर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वॉटसन एंड क्रिक ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, राइट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड का हो या 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का हो, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड, राइट, टेम्पलेट until unless we are not going to talk about the further concept, क्योंकि तब मैं आपको टेम्पलेट का मीनिंग अच्छे से समझाऊंगी जब मैं सेंट्रल डोग्मा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन की बात करूंगी। नाउ आई से इन दिस कंडीशन कुछ फीचर्स, और बहुत बार फीचर्स रिपीट होते हैं, राइट, जो आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट फीचर हमारे पास आ गया था डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कंसिस्ट है, राइट, वेयर द बैकबोन ऑफ द डीएनए, जो बैकबोन है डीएनए का वो कंट्रीब्यूट होता है शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, राइट, तो बैकबोन पूरा का पूरा शुगर फॉस्फेट है और बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, अंदर की तरफ इनर वर्ड है। जैसे कि स्ट्रक्चर में भी देखोगे तो यहाँ देखो, ये हमारे पास ये येलो जो है ना बेटा, पूरा शुगर फॉस्फेट बैकग्राउंड है, सी, राइट, दिस इज द बैकबोन व्हिच इज बीइंग फॉर्मिंग, और बेसिस उसके सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, इनवर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर द टू चेन्स रन इन द एंटी पैरेलल मैनर, राइट, दोनों चेन्स आपके एंटी पैरेलल मैनर में रन करती हैं इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑन द वन स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन ऑफ द अनदर स्ट्रैंड, राइट। अब जो हमारे पास बेसेस हैं वो एक दूसरे से पेयर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, राइट, दैट्स बीइंग द वन एज द फॉर्मिंग बेस पेयर्स जो फॉर्म करता है, यहाँ पर हम कहते हैं एडेनाइन 2 बेस पेयर्स और साइटोसिन हमारे पास 2 बेस पेयर कह रही हूँ आपका, एडेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद रिस्पेक्टिव बेस पेयर बनाते हैं, राइट। तो इसका मतलब प्यूरिन हमेशा किसके अपोजिट आएगा बच्चे, pyrimidine, राइट, तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस स्ट्रैंड्स के बीच में बना रहेगा, राइट। देन वी विल से जो डबल चेन है हमारे पास डीएनए की वो हेलिकली ट्विस्टेड है, राइट, सो दोनों चेन जो है हेलिकली ट्विस्टेड है राइट हैंडेड मैनर में प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग के हिसाब से, राइट। टोटल 10 बेस पेयर एक टर्न में आपने दिए हैं, और जो प्लेन ऑफ द वन बेस स्टैक ओवर द अनदर मींस जो एक बेस है उसका प्लेन एक के ऊपर स्टैक है, दूसरे के ऊपर स्टैक है, फॉर्मिंग द कंप्लीट डीएनए पैकेजिंग स्ट्रक्चर। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? यस गाइस, कंप्लीटेड? कोई डाउट इसमें? Yes, completed with this DNA का whole structure. Everyone understood? Very good. फटाफट से क्वेश्चन करो जल्दी, और क्वेश्चन का मुझे आंसर दो फटाफट, and then we will start with the next topic. How many number of How many number of glycosidic bond, phosphodiester bond, phosphoester bond? लिख देती हूँ क्वेश्चन ना साथ साथ। How many glycosidic bonds, phosphoester bonds, phosphodiester bonds and hydrogen bonds will be observed, will be found जो हमें मिलेंगे in 3 turns of a helix, turns of pDNA helix having 30% Okay guys, so how many glycosidic bond, phosphoester bond, phosphodiester bond and hydrogen bond will be found in 3 turns of the pDNA helix, right, having 30% adenine content. जल्दी से फटाफट से, और सारे आंसर एक साथ, पहले सारे निकाल लो फिर मुझे एक साथ आंसर दो।
Okay, what I'm getting an answer is okay, Rahul. Ishaq, you see once again, हाइड्रोजन बॉन्ड के कैलकुलेशन सबसे सही करो सबसे पहले. Let me give you an hint. Apply Chargaff rule. It will help you in finding. Now think about it. Okay. Okay, Ankur. Fine. Yes, Ashok. Now come. अंकुर ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोएस्टर सब गलत. क्या हो गया भाई? एक्सपेक्टेड सब गलत देंगे मुझे आंसर. क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल बेटा. सिर्फ आपको उसको थोड़ा सा जज करना है. क्वेश्चन इजी है. ओके ओके गाइस, सो लेट मी स्टार्ट विद द डिस्कशन देन. तो ये गलती क्यों हो रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा. तो गलती की है सबने. चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके गाइस, सो लेट मी स्टार्ट विद द डिस्कशन इन चैट. मैं चैट में लिखती चली जाऊंगी इसका सोल्यूशन, राइट? एंड लेट्स सी क्या आंसर आएगा हमारे पास. So we say 3 turns of DNA helix is given. अभी DNA क्वेश्चन हिंट दे दिया है, इसका मतलब सारे कन्वेंशंस वही ले रहे हैं जो हैं हमारे पास. तो 3 टर्न्स, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर, 3 टर्न के अंदर 30 बेस पेयर्स. एंड बेस पेयर मीन्स 60 बेसिस. पहली गलती सबकी है. 60 बेसिस बेटा. कैलकुलेशन तो 60 के हिसाब से होगी ना, राइट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बेसिस के हिसाब से निकालोगे. अब मैंने कहा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तभी मैंने कहा था फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? इसीलिए मैंने फॉर्मूलेज बना दिए थे उसके. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स, ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल होंगे? इक्वल्स टू 60, राइट? ये दोनों 60 के इक्वल हो गए, राइट? अब मैंने कहा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, तो मैंने कहा था एक में से एक को माइनस कर दो, एक स्ट्रैंड में से दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दो, तो 60 minus 2 that is equals to 58. I get answer for phosphodiester as well. Now I say I have to calculate for the hydrogen bond. That's the main point. सबसे main point है. अब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ए कंटेंट, दैट इज एडिनाइन का कंटेंट मुझे 30% दे रखा है. तो 30% मीन्स इट इज गिवन एज 30% ऑफ कितने बेस पे, क्योंकि बेस का दे रखा है बेटा. तो 30% ऑफ 60, तो मेरे पास कितने बेसेस हो गए? मीन्स 18 बेसेस ऑफ एडिनाइन, राइट? 18 बेसेस ऑफ एडिनाइन. अब चार्गफ रूल मुझे ये समझाता है कि जितने एडिनाइन होंगे उतने थाइमीन होंगे. मीन्स थाइमीन भी कितने मेरे पास? 18. ये आ गए मेरे पास. अब एडिनाइन और थाइमीन 18 है, तो इसका मतलब मेरे पास ए डबल बॉन्ड थी बेस पेयर्स, ए और बी के टोटल बेस पेयर्स मेरे पास कितने हो गए? दैट बेस पेयर्स कम अप टू बी 18. 80 बेस पेयर मेरे पास 18 हो गए. इसका मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड, एक सेकेंड, सी ट्रिपल बॉन्ड जी बेस पेयर्स, ये बेस पेयर्स मेरे पास कितने हो गए? सी ट्रिपल बॉन्ड जी के, राइट? दैट इज 30 minus 18. एंड 30 minus 18 अगर मैं करूंगी तो मेरे पास कितने हो गए यहाँ पर? 12, राइट? 12 बेस पेयर्स आ गए मेरे पास. इसका मतलब सी मेरे पास इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 12, राइट? सी और जी के भी नंबर मेरे पास आ गए. तो सी जी मेरे पास 12 हो गए, 80 मेरे पास 18 हो गए. कर लो 18 + 18 + 12 + 12 इक्वल्स टू 60. आ गया आंसर, ठीक है, राइट? अब मैंने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे निकाले? जो मेरे पास 80 18 बेस पेयर आए हैं, 18 के कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? 2, राइट? लेकिन जो मेरे पास अब आए हैं यहाँ पर 12 सीजी बेस पेयर के, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 3. आई कम अप विद एन आंसर 18 × 2 + 12 × 3. दैट्स इट. सिंपल कैलकुलेशन. समझ आया कैसे किया मैंने? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? कुछ नई चीज नहीं की मैंने बेटा, सिर्फ चार्गफ रूल लगाया है और कम अप विद एन आंसर, राइट? एडिनाइन का कंटेंट गिवन है,
एडेनाइन के कंटेंट के बेसिस पे आपको ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन का कंटेंट निकालना है। सिंपल अगर 4 का रूल लगाते हैं तो A इक्वल्स टू 30% ऑफ 60 इक्वल्स टू 18। जितने एडेनाइन है उतने ही थाइमीन होंगे, राइट। उसके बेसिस पे एडेनाइन थाइमीन, क्योंकि जितने एडेनाइन उतने थाइमीन, तो एक एडेनाइन एक थाइमीन के साथ बेस पेयर करेगा, एक बेस पेयर बन गया ना, तो 18 के साथ करेंगे, 18 बेस पेयर बन गए, 36 बेस पेयर तो नहीं बनेंगे, 18 बेस पेयर। सिमिलरली सीजी के कितने बन गए, 12 बेस पेयर्स, तो सी का कंटेंट भी 12, जी का कंटेंट भी 12, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकाले। एवरीवन अंडरस्टूड? यस गाइस, कंप्लीटेड। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन हो जाएगा अब आराम से, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। Okay, everyone. Yes, very good. Okay, guys. Now write the another similar question to this. Write the another similar question like this. इसी के जैसा ही same ऐसा ही question. Right, same question like this. Okay. Now, इसका एक question लिखो. Considering the total number of base pairs, considering the total number of base pairs equals to 1200, total number of base pairs equals to 1200. How many number of ABC करके अब सारे पार्ट्स इसके करने हैं आपने, right? How many numbers of, number first, deoxyribose sugar, A part, deoxyribose sugar, B part, phosphoric acid required, C part, different type of bonds involved in the system, if guanine corresponds to 40%, जल्दी से पूरी कैलकुलेशन अच्छे से सारे पहले कर लो, फिर एक साथ आंसर बताना। समझ आ गया क्वेश्चन सबको? राइट, 1200 बेस पेयर्स दे रखे हैं, ग्वानिन करस्पॉन्ड्स टू 40% दे रखा है, हर चीज डीएनए के स्ट्रक्चर की आपने बतानी है मुझे, क्या क्या आने वाला है। And whosoever being done with the question, do the next part, calculate the length of the DNA as well. Calculate the length of the DNA. DNA की length भी जरा calculate करना उसके बाद। लेंथ के लिए थोड़ा सोचना कैसे करना है। बीडीएनए का केस दे रखा है आपको बेटा, बस लेंथ की आपने देखना है कि लेंथ आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। लेट मी सी हु विल कम अप विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस होल क्वेश्चन।
Okay, let me see. Anji. Okay, only Jasmine come up with an answer. Okay, fine. And the rest people? Number of hydrogen bond. अच्छा रिया क्या लगा रहे हैं, जैस्मिन क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्या हो गया भाई? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्यों टाइम लग रहा है? Okay, I'm getting another response as well. Okay guys, so let us see the question. Yeah, क्या क्वेश्चन है हमारा? ओके फाइन. अच्छा देखो, अब हमें क्या दे रखा है? 1200 बेस पे दे रखे हैं. पहला तो सिंपल है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर कितने? 2400. ठीक है, उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड भी कितने मेरे पास? 2400. 14,400 कैसे आ गया जोया? राइट, फॉस्फोरिक एसिड भी 2400. ठीक है, जितने फॉस्फेट ग्रुप लगेंगे उतने ही आपके यहाँ पर शुगर यूनिट्स भी होंगे. वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ बेसिस के इक्वल, क्योंकि पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स आपको बनाने होंगे. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो सबको सिंपल हो जाएगी. अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी 2400, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी 2400, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2400 -2. ठीक है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2400 -2. ये हुआ सबका? गुड, वेरी गुड. 2398, गुड. राइट, अब आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके गाइस, अब हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार जरा अच्छे से. नाउ अब आपको क्या दिया मैंने? ग्वानीन कितना दे रखा है? 40%. So guanine is 40% of 2400. 40% है 2400 का. राइट, अगर 40% है 2400 का तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर? 4416 896. तो मेरे पास यहाँ पर आ गया, इट कम अप टू बी कंप्लीट 960 आ गया मेरे पास. राइट, 960 ग्वानीन हो गया. और जी मेरे पास किसके इक्वल हो गया? इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 960. तो 960 मेरे पास ग्वानीन हो गए, ग्वानीन और साइटोसिन हो गए. अब ग्वानीन साइटोसिन इतने हो गए तो फटाफट से बता दो, ए इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास? राइट, ए इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, राइट, दैट इज ए. अगर जीसी आपका हो गया तो वो 20% हो जाएगा ना मेरे पास. 20% ऑफ 2400, तो दैट कम अप टू बी दी राइट 240 एंड 240. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मेरे पास वो कितना आ जाएगा टोटल? एक सेकंड, 20% ऑफ होगा ना बच्चे, तो 20% होगा तो 480 आएगा ना स्वतंत्र. राइट, 240 कैसे आएगा? राइट, अगर मैं यहाँ पर लेके चलूंगी तो मेरे पास 2400 का 40% लेके चलोगे ना, और सॉरी 40 के 20% लेके चलोगे तो 80% तो आपका सीजी हो गया. 20% लेके चलोगे 80 को तो ए इक्वल्स टू 20, ए इक्वल्स टू आपका 20%, और फिर वापस वो भी 20% होगा. राइट, अच्छा नहीं सॉरी 10, हाँ सच्ची, ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन. राइट, तो आपका ए टी इक्वल्स टू 240. ठीक है, वो 240 के इक्वल आ गया. अब कैलकुलेट कर लो. राइट, कितना आ जाएगा? तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 960 इंटू 3 प्लस 240 इंटू 2 विद एन आंसर. दैट्स इट. हो गया क्वेश्चन? समझ आया कैसे निकाला हाइड्रोजन बॉन्ड? राइट, यस एवरीवन डन? हो गया सबका क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट? क्लियर, कंप्लीटेड एवरीवन. अच्छा, अब देखो कैलकुलेट करो. 1200 बेस पेयर हो भी गए आपकी. राइट, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट लेंथ ऑफ डीएनए. अब कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए. लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं सिंपल कहूँ लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल्स टू, वेट जो है मैं भी डाउट कराती बच्चा. लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल्स टू, राइट, लेंथ ऑफ डीएनए किसके इक्वल आएगी? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर्स हैं उसके अंदर, मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर. ठीक है ना, बिटवीन बेस पेयर्स. अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? 1200. यहाँ 2400 से काम नहीं चलेगा, यहाँ बेस पेयर की कैलकुलेशन करनी है क्योंकि डिस्टेंस बेस पेयर के बीच में होगा. 1200 इंटू लेंथ कितनी है? 0.34. कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा. करेक्ट, डन एवरीवन. अब समझ आया मैंने कैसे निकाल लिया पूरा कंसेप्ट. राइट, हाउ आई कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द डीएनए, दैट इज 1200 इंटू 0.34 मेरे पास वैल्यू. करेक्ट, लेंथ क्लियर है बच्चा? अच्छा, यस होया. फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज कन्वर्टेड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इज कन्वर्टेड टू ऑक्सी. बेटा न्यूक्लियोटाइड जब बन गया तो फॉस्फेट वहां नहीं चाहिए ना. फॉस्फोरिक एसिड तो वो डीएनटीपी बनाने के लिए चाहिए. हम तो डीएनएमपी बना के भी काम चला लेंगे, हम डीएनए बना थोड़ी रहे हैं.
डीएनए तो बना हुआ है ना, तो उस टाइम पे कितना लगा होगा? उस टाइम पे तो सिर्फ डीएनएमपीज लगाने के लिए लगा होगा, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, राइट, समझ आया स्वयं, ठीक है। ओके एवरीवन अंडरस्टूड लेंथ ऑफ डीएनए। दोबारा से अनुश्री, राइट। अच्छा, अगर मुझे बेटा लेंथ ऑफ डीएनए बनानी है तो मैंने कहा अगर एक लेट्स सपोज एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर है और एक दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर्स का है, तो आई कैन सिंपली से दैट 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस दो बेस पेयर के बीच में, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जितने हैं इनटू में डिस्टेंस अगर मैं कर दूं तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी ना, राइट। टोटल लेंथ मैं निकाल लूंगी, तभी तो मैंने पॉइंट कहा था एक लास्ट पॉइंट, किसी ने बोला भी, राणा ने बोला था लास्ट पॉइंट शायद समझना है, राइट। तो वो लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, व्हेन द वन बेस पेयर स्टैक ओवर अनदर, कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर लगा हुआ है, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा लगा हुआ है, तीसरे के ऊपर चौथा लगा हुआ है, तो दे जस्ट पाइल अप टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप है, राइट। तो इस वजह से आपने सिस्टम को कन्वे किया, राइट। कंप्लीट यहाँ तक अंडरस्टूड, राइट। सो आई होप अब ऐसे सारे क्वेश्चन सबके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस हो गई है इसकी भी अच्छे से, चलो अब आगे बढ़ जाए। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। पैकेजिंग पे आ जाते हैं फटाफट से। पैकेजिंग क्या है हमारे पास एंड हाउ वी आर डूइंग इट, यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया बच्चे, हमें डीएनए का सब कुछ समझ आ गया, वॉटसन एंड क्रिक ने सब कुछ हमें समझा दिया। अब हमने कहा देयर इज बीइंग द नीड ऑफ, हमें किसकी जरूरत है, वी नीड द सेंट्रल डोग्मा। हमें पढ़ना है कि कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है, कैसे बेसिकली हम इस चीज को अच्छे से पढ़ पाते हैं, राइट। हम कैसे जीन का एक्सप्रेशन देख पाते हैं। तो बहुत ध्यान से सेंट्रल डोग्मा सबको कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर यही है जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सेंट्रल डोग्मा में हम क्या समझते हैं, हमने कहा कि जो हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, द डीएनए व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट एज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, right, it is going to first of all getting transcribed to form the mRNA। मैं एक लाइन बोलूंगी यहाँ से, वो लाइन सब क्लियर करना। DNA has the genetic information, but DNA cannot decode the genetic information itself until unless it don't form a template first। Once again I repeat the line, DNA के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ट्रू, लेकिन डीएनए अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर सकता जब तक डीएनए आरएनए को टेम्पलेट नहीं बनाता, जब तक डीएनए अपना मैसेज आरएनए को नहीं देता। तो डीएनए के पास एबिलिटी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने की, लेकिन प्रोटीन बनाने की एबिलिटी आरएनए के पास है, डीएनए के पास नहीं। इसीलिए आपको डीएनए से पहले, डीएनए के बाद जब आपका बन चुका है तो उसके बाद आपको पहले आरएनए बनाना है, फिर आप पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है बेटा, दिस इज अ फैक्ट। डीएनए इज नॉट एबल टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, और एक्चुअली में ये एक इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड भी है। पहले ये माना जाता था बेटा आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हमने कहा आरएनए के ही स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से डीएनए आया। एक लाइन और है यहाँ पर, और ये सारी लाइंस ना एनसीईआरटी की रिटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम कहते हैं आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी स्टडीड, वेयर completing the line, RNA is the first genetic material to be studied where it will evolve to form the DNA। तो DNA is formed after the evolution of RNA। इसीलिए RNA के यूरेसिल पे मिथाइल लग के थाइमीन बना, इसीलिए RNA के राइबो से ऑक्सीजन हटा के आपने डीऑक्सीराइबो बनाया और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया। DNA confer more stability than RNA, no doubt in that। DNA is more stable to carry the genetic information, no doubt to that, but still DNA cannot function without RNA। RNA के बगैर DNA काम नहीं कर सकता। डीएनए काम तभी करेगा जब उसको आरएनए प्रॉपर फंक्शनैलिटी पे मिलेगा। इसीलिए डीएनए ने वो सारा काम अपने पे ले लिया। कैसे? डीएनए ने कहा मुझे आरएनए की जरूरत है ना, तो आरएनए भी मैं ही बनाऊंगा, राइट। तो डीएनए ने कहा आई कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ डीएनए, वेदर इट बी टीआरएनए, वेदर इट बी आरआरएनए, वेदर इट बी एमआरएनए। पढ़ा है ना ये बायोमोलिक्यूल्स में आरएनए की 3 कैटेगरीज होती हैं, राइट। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तीनों फॉर्म ऑफ आरएनए डीएनए बना सकता है, राइट। तो आपने कहा डीएनए से आरएनए बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज यू आर राइटिंग अ ट्रांसक्रिप्ट। आप एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रहे हो, उस ट्रांसक्रिप्ट को आप ट्रांसलेट करोगे एज अ पॉलीपेप्टाइड। सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज है। आपने एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार की डीएनए से, ट्रांसक्रिप्ट को आपने नाम दिया आरएनए, आरएनए को आपने ट्रांसलेट किया पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में, क्योंकि सेल को भाषा पॉलीपेप्टाइड की समझ आती है।
जैसे मैं कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर में आप कोई इनपुट डालते हो, कंप्यूटर उस इनपुट को नहीं समझता, कंप्यूटर उस बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो अंदर बैठा हुआ डिकोडर बाइनरी लैंग्वेज में उसे डिकोड करता है, ठीक है, जो लैपटॉप्स में होता है, हमारे कंप्यूटर्स में होता है, राइट। तो हम कहते हैं वो 0 और 1 की लैंग्वेज में डिकोड करता है, कंप्यूटर आउटपुट भी 0 और 1 की लैंग्वेज में देता है, लेकिन हमें आउटपुट नॉर्मल लैंग्वेज में मिलता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ द डिकोडर, ठीक है ना, राइट। यही तो सिस्टम रैम और रोम का चल रहा है हमारे पास जो कंप्यूटर्स में होता है। तो सेम उसी तरीके से हमने कहा जो हमारे सेल के अंदर भी है, सेल के पास इंफॉर्मेशन डीएनए में आपने दी है, लेकिन सेल समझता उस इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। इसीलिए आपको एक सेंट्रल का मतलब यूनिवर्सल, फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म वेयर डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट, वहां फॉलो होगा। तो डीएनए पहले ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में, आरएनए से ट्रांसलेट होकर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए सबसे मेन आरएनए एमआरएनए होता है, तो डीएनए पहले एमआरएनए बनाता है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड सिर्फ एमआरएनए भी नहीं बना सकता, आरआरएनए और टीआरएनए भी चाहिए साथ में, तो वो भी आपके बनते हैं, ठीक है, राइट। अब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज भी तो बनानी है इस फेज के टाइम पे, तो मल्टीपल कॉपी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कौन कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइट। तो एंजाइम के नाम भी अब यहाँ पर याद करने हैं। रेप्लिकेशन मींस आपको एक नया स्ट्रैंड डीएनए का तैयार करना है, और नया स्ट्रैंड तैयार करने के लिए एंजाइम अभी बताया, तो पॉलीमराइजेशन करनी है तो पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए बनाना है तो इसे नाम दे दिया डीएनए पॉलीमरेज, सो यू सिंपली नेम इट एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डिपेंड होके डीएनए पॉलीमरेज आपने सिंथेसाइज कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको क्योंकि आरएनए बनाना है तो आपने एंजाइम लिया आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो इसको नाम क्या देंगे, ये किसको यूज करेगा, डीएनए को यूज करेगा, और बनाएगा किसको, आरएनए को। तो डिपेंड किस पे करेगा, डीएनए पे। तो हमने कहा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। तो आरएनए बनना इज आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए, राइट। आरएनए से फिर आपने ट्रांसलेट करके किसकी सिंथेसिस कर दी, पॉलीपेप्टाइड ऑफ प्रोटीन। तो यू सिंपली रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा एक चीज की बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कोई बच्चे से पूछे ट्रांसक्रिप्शन क्या, तो डायरेक्ट डीएनए टू एमआरएनए। हमारी एनसीईआरटी क्योंकि यहाँ एमआरएनए लिखती है, मैंने नहीं लिखा, राइट। डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू टीआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। नीट 2014 का करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसक्रिप्शन इज डिफाइंड एज राइटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए, इतना दिया था उन्होंने। ट्रांसक्रिप्शन इज राइटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। 90% जनता वो ऑप्शन इनकरेक्ट करके आई, जबकि वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। इतना समझाने के बाद भी आप एक गलती करोगे बाद में, इसीलिए लाइन मैंने पहले ही स्टार मार्क करके यहाँ पर लिख दी है कि इट इज बीइंग द वन राइटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू एनी फॉर्म ऑफ द आरएनए। Understood everyone? Right. Central dogma is being the one which is followed by the organism which are having DNA as a genetic material, and 99% वही है हमारे पास। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास आरएनए है, जैसे कि वायरस की बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं वायरस के केस पे, राइट। वायरस के केस पे चलते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज स्टार्ट कर दिया। Have you started with the chapter human health and disease in zoology? No? Okay. Tomorrow you will. Okay, not yet. Okay. Right. वहाँ ना आप एक लाइफ साइकिल पढ़ोगे रेट्रोवायरस की। कंप्लीट लाइफ साइकिल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफ रेट्रोवायरस, राइट। रेट्रोवायरस की प्रॉपर लाइफ साइकिल आप वहाँ पढ़ने वाले हो, एड्स के एचआईवी वायरस की, राइट। वहाँ आप ये प्रोसेस पढ़ोगे जो मैं भी पढ़ा रही हूँ, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ये तो मैं सिंपल पढ़ाऊंगी सर, तो आपको पूरा डिटेल में इसका मैकेनिज्म तो नहीं बताएंगे सर डिटेल में क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, लेकिन हाँ वो एक स्टेप जरूर आएगा, राइट। तो हमने कहा एक सेंट्रल डोग्मा और आया विच इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, जो टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया, दो साइंटिस्ट, राइट, जिसकी वजह से हमने इसको टेमिनिज्म का नाम भी दिया, राइट। अब क्या है हमारे पास, से प्रोसेस पे आते हैं। देखो उस वायरस के अंदर जो राइबो वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, व्हाट दे हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए उनके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल है, जो सबसे पहले, राइट, रिवर्स ट्रांसक्राइब होता है, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल और जिस होस्ट में उसको जाना है उसके पास डीएनए है। तो प्रॉब्लम इज दैट एक इंडिविजुअल के पास आरएनए है और जिस होस्ट में उसे पैरासाइट की तरह जाना वो डीएनए है, तो वो कैसे वायरस उसमें सर्वाइव करेगा, क्योंकि वायरस की तो प्रॉपर्टी है होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को यूज करना, उसमें इंटीग्रेट करना और अपना काम करना। तो इसीलिए इस वायरस के पास दो चीजें हैं,
राइट। जब इसका आप पूरा पढ़ोगे ना तो आप रेट्रोवायरस के अंदर पढ़ोगे, रेट्रोवायरस हैज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 कॉपीज है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की उसके पास, राइट। और वो सबसे पहले उसी के सिस्टम में एक एंजाइम भी है विच इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ही आरएनए वो रिलीज करता है होस्ट सेल के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिव हो जाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोसेस कैटलाइज करा देता है जिस प्रोसेस को आप नाम देते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना, क्योंकि आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। यू डोंट नेम इट एज डीएनए ओनली, यू विल नेम इट एज सीडीएनए, स्मॉल सी कैपिटल डीएनए, कैपिटल सी मत लिख देना, स्मॉल सी, राइट। इसको हमने कहा सीडीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास बनाएगा। ये बनाने के लिए ये स्पेशल एंजाइम होना चाहिए, हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है ये वाला, राइट। ये स्पेशल एंजाइम सिर्फ राइबोवायरसेस के अंदर है विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच इज परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि ये टेमिन और बाल्टिमोर ने स्टडी किया था, इसलिए बहुत बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म का नाम भी दिया जाता है। और अब मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बच्चा एक्सपैंड करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, ये किसकी सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए की, और किसको टेम्पलेट की तरह यूज कर रहा है, आरएनए को। तो कैन आई नेम इट एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? Am I clear? Can I name it as RNA dependent DNA polymerase? क्योंकि डीएनए बना रहे हो आप आरएनए को यूज करके। जब सीडीएनए वायरस ने अपने सिस्टम में बना ली, अब वायरस ने उस सीडीएनए को बाहर लिबरेट करना शुरू किया। ये सीडीएनए जाके होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट हो, दे गो एंड मूव इनटू द होस्ट डीएनए। अब होस्ट के डीएनए में जब इंटीग्रेट हो गए तो होस्ट तो पहचान नहीं पाएगा कि सेल्फ है नॉन सेल्फ है, क्योंकि बाहर बाउंड्रीज में तो सारा सेल्फ डीएनए है। होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट होकर एडवांटेज लेके होस्ट के ही एंजाइम, अब अपने एंजाइम नहीं है, होस्ट के ही एंजाइम को यूज करके ट्रांसक्रिप्शन किया, पहले एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से ट्रांसलेशन किया, पॉलीपेप्टाइड बनाया, और फिर पॉलीपेप्टाइड वही इन्फेक्शियस प्रोटीन की तरह बना और बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर। ये काम इसका पूरा होस्ट की मशीनरी को यूज करके हुआ है, ये काम इसका अपनी खुद की मशीनरी को यूज करके हुआ है। इंटीग्रेट भी अपनी खुद की मशीनरी को यूज करके करता है क्योंकि इसके पास इंटीग्रेज एंजाइम होता है, राइट। So it is having integrase enzyme by which it is integrating, and it is having the reverse transcriptase enzyme by which it is going to follow the process of the reverse transcription, right। ये हमारे पास नॉर्मल एक प्रोसेस रन करेगा for the reverse central dogma, right, as Temin and Baltimore। Everyone completed? Yes guys, क्लियर हुआ? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, राइट, अच्छे से ध्यान रखना है, सेंट्रल डोग्मा अच्छे से ध्यान रखना है, राइट, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस डन, राइट। इंटीग्रेशन मीन्स इट मिक्स नहीं करेगा सानिया। क्या करता है बेसिकली, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास पूरा होस्ट का डीएनए, थोड़ा सा होस्ट का डीएनए कट किया और वहां पर जाके अपने आप को कोई पेस्ट करना, तो कट एंड पेस्ट करेगा, मिक्सिंग नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है ना, राइट। अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अभी मैंने टाइप्स ऑफ डीएनए नहीं कराए, मैं अभी पैकेजिंग कराने के बाद, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कराने के बाद टाइप्स कराती हूँ। तो आपका जो भी टेस्ट होगा ना उसके अंदर वो जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड जेड डीएनए, ये 11th में पढ़ रखा होगा। ये फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स है डीएनए की, राइट। जिसमें सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है, बी फॉर्म ऑफ द डीएनए, राइट। ये मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर दूंगी एक स्लाइड में, लेकिन मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका तभी पढ़ाऊंगी जब मैं डीएनए के बारे में उसके बारे में पढ़ाऊंगी, डीएनए की प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स के बारे में, राइट। तो मैं उसमें से ढूंढ के जो आपके टेस्ट में आने वाली चीजें हैं, जो मतलब कंटेंट में है, आने वाली चीजें हैं नहीं वो तो नहीं पता खैर, लेकिन वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर दूंगी। इसमें मुझे अभी ध्यान है कि मैं टाइप ऑफ डीएनए आपको पहले दे रखा है पैकेज। नाउ स्टार्टिंग विद दिस बच्चा, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। अब हमने कहा डीएनए जो हमारे पास है प्रोसेस, जो डीएनए का पूरा डीएनए प्रेजेंट है, राइट, उसकी मुझे पैकेजिंग करनी है। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, डीएनए का सेंट्रल डोग्मा, उसका फंक्शन भी देख लिया। अब पॉइंट दिमाग में आया, डीएनए पैकेजिंग क्यों करनी, व्हाई आई नीड टू गो फॉर डीएनए पैकेजिंग, राइट। मैंने कहा डीएनए के, जब मैंने इकोलाई वाज द फर्स्ट वन जिसका डीएनए हमने पूरा स्टडी किया था। इकोलाई का जब मैंने डीएनए स्टडी किया तो उसके अंदर टोटल 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स है, राइट, टोटल। एंड ऑब्वियसली बात है हैप्लॉइड कंटेंट है ये उसका, क्योंकि खुद ही वो हैप्लॉइड है, इकोलाई, राइट, बैक्टीरिया हैप्लॉइड इन नेचर। उसके अंदर एक डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर दैट इज 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब मैंने कहा यहाँ पर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स है, और सेल का साइज अगर देखा जाए, उसकी लेंथ अगर मैं लगाऊं तो लेंथ भी मेरे पास बहुत लंबी आएगी इसकी, राइट। सो इफ आई टेक इट आउट कि मैंने कहा सेल के अंदर ही कहाँ रखोगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो इसमें है नहीं, इसके साइटोप्लाज्म में रहेगा। तो मैंने कहा साइटोप्लाज्म में भी रहेगा तो भी इतना बड़ा हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म में कैसे रखो। तो आपने कहा कि मैम क्या करते हैं, इसको कंडेंस कर देते हैं।
वी जस्ट गो फॉर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब काट के तो पीसेस में छोटा कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कि डीएनए है तो थोड़ा काट के रख देते हैं, थोड़ा बाद में यूज करेंगे, थोड़ा भी यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें रखना तो पूरा इंटैक्ट पड़ेगा। तो हमने कहा इसको हम क्या करते हैं, वी विल जस्ट गो फॉर द पैकेजिंग। जैसे घर में वाटरिंग पाइप होता है, उसको काट के नहीं रखते, उसको बेसिकली लपेट के अच्छे से रख देते हैं सर्कल बना के, सेम उस तरीके से हम भी इसका काम करेंगे। हमने कहा ऑलरेडी इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, which is called cccDNA भी उसे बहुत बार कह दिया जाता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। कोवेलेंटली क्लोज का मतलब पूरे एंड से पूरे तरीके से क्लोज्ड है, कोई एंड ओपन इसका नहीं छोड़ते, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ये जाके बाइंड करेगा पॉलीअमीन्स के साथ, इट विल गो एंड बाइंड विद द पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स आर द बेसिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और याद हो तो मैंने 11th में भी कराया हुआ आपको, राइट। इसको हमें क्या चाहिए बेटा, डीएनए के पास हमने कहा नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के पास हमने कहा यहाँ पर एसिडिक ग्रुप होता है, तो डीएनए को मुझे किसी भी तरीके से बेसिक ग्रुप प्रोवाइड करना है, और डीएनए को बेसिक ग्रुप प्रोवाइड करना नहीं है, डीएनए को मुझे पैकेज अगर करना है तो वो उसी ग्रुप पे टिक सकता है, उसी ग्रुप से पैकेज हो सकता है जिसके पास उसके ऑल्टरनेट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट। तो अगर डीएनए एसिडिक था तो मुझे एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो बेसिक हो, डीएनए अगर आपका यहाँ पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो मुझे एक ऐसा चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज हो, और ऑब्वियसली बात है जो बेसिक है उसके पास NH2 ग्रुप ज्यादा है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस हैं, राइट। ऑन दैट बेसिस मैंने बेसिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लिए, एंड आई नेम दीज बेसिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को मैंने नाम दे दिया एज पॉलीअमीन्स। मैंने इन बेसिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को नाम क्या दे दिया, पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स जाके इसके सरफेस पे एंटेंगल कर गए, एंटेंगल करने के बाद मुझे एक प्रॉपर पैकेज डीएनए स्ट्रक्चर मिला विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और ये सबको पता है इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं ना, न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोक्रोमोसोम, और यू कैन नेम इट एज जीनोम, राइट, विच इज कॉल्ड नेकेड। नेकेड क्यों का, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलपमेंट क्लोज नहीं है, तो नेकेड जेनेटिक मटेरियल है और पैकेज विद द बेसिक प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में मिलते नहीं हैं, राइट, क्योंकि वो एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर स्पेसिफिकली मिलते हैं, और कुछ आर्किबैक्टीरिया मेंबर्स के अंदर भी रिपोर्टेड है, राइट। अब डीएनए का एसिडिक नेचर था, इसलिए आपको उसे बेसिक प्रोटीन्स के साथ पॉजिटिव चार्ज कैरिंग अमीनो एसिड के साथ आपको चार्ज करना पड़ा, राइट। एंड अलोंग विद दैट न्यूक्लियोइड किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सिंगल क्रोमोसोम, एक अकेले क्रोमोसोम को न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में रिप्रेजेंट करता है, राइट, जो डिफाइन करता है कि ना तो उसके पास कोई न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन है, ना कोई क्रोमैटिन बनेगा, ना ही कोई स्पेसिफिक सिंथेसिस होगी, जबकि हम तो ये कह देते हैं कि पूरे प्रोकैरियोट के अंदर जितना डीएनए दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, ये सारा का सारा डीएनए एक ही क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट है, नहीं, जबकि हम ये समझा देते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, राइट। सो हाउ कम डीएनए पैकेजिंग इज गोइंग टू हेल्प, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट, डन। आगे बढ़ जाऊं यूकैरियोट्स पे। हाँ जी, ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स। अब हमने कहा यूकैरियोट्स में क्या होता है, बेसिक, यस, बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, राइट। रिमेंबर बेटा, बेसिक प्रोटीन्स आर द वन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं अंकुर, राइट, एंड बेसिक प्रोटीन्स आर द वन जिनमें आप क्या लेके चलोगे, देखो ये बेसिक एसिडिक हम जो लेके चल रहे हैं ना, वो ये लेके चल रहे हैं कि उनके पास ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास NH2 ग्रुप एक एडिशनल है, राइट, और एडिशनल NH2 ग्रुप वालों के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, एडिशनल COH ग्रुप वालों के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, और जहाँ बैलेंस होता है वहाँ न्यूट्रल चार्ज होता है, तो उसके बेसिस पे हमने इसे पॉजिटिव चार्ज किया। समझ आया अंकुर, फाइन, राइट, ओके एवरीवन। नाउ ये दो अलग अलग चीजें हैं, बेसिक प्रोटीन एंड पॉजिटिवली चार्ज नेचर। नाउ वी सेज डीएनए पैकेजिंग इन द यूकैरियोट्स। अब ह्यूमन का एग्जांपल देते हैं। ह्यूमन का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से, एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत आता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम एनसीईआरटी में ना डीएनए कंटेंट ह्यूमन का दे रखा है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, राइट। पता है सबको ये पॉइंट, किसी ने देखा है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर ह्यूमन का कंटेंट दे रखा है, दैट इज अ हैप्लॉइड कंटेंट बेटा। उसके ऊपर टेबल में देखना वो लिखा है कंटेंट ऑफ अ जीनोम, जीनोमिक डीएनए कंटेंट। जीनोम क्या होता है, जीनोम इज हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट, तो वो जीनोम का कंटेंट मेंशन है, वो आपका डिप्लॉइड का कंटेंट मेंशन नहीं है, ये मैंने डिप्लॉइड का कंटेंट मेंशन किया, ठीक है ना, राइट। तो ये ह्यूमन का टोटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डिप्लॉइड कंटेंट है, क्योंकि हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, और एक्चुअली में इकोलाई के पास तो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट है, तो वो 2 सेट होने की वजह से मैंने कहा 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर टोटल है, 3.3 एक सेट के अंदर होगा, 3.3 एक सेट के अंदर होगा, टोटल 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होगा।
तो लेंथ ऑफ डीएनए अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ बेटा, तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 6.6 into 10 raised to power 9, और डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर दैट इज 0.34 into 10 raised to power -9, राइट। अच्छा माइनस यहाँ दिख ही नहीं रहा है, टेक अ पेन। 0.34 नैनोमीटर है ना हमारे पास, तो हम क्या लेके चलेंगे, माइनस। Okay everyone, right, so हमने कहा distance between this is 0.34 nanometer, तो we take it as 0.34 into 10 raised to power -9, तो मेरे पास total length आ गई इसके approximate 2.2 meters। now the main problem, सबसे main problem पे आते हैं। हमने कहा हमारे पास DNA की length आ गई बच्चे 2.2 meter, and if you imagine then size of nucleus is 10 raised to power -5 and DNA length is 2.2 meter, how you can accommodate this long length of DNA inside the nucleus? That's a big question in the mind. So हमने कहा हम कैसे इसको possible है कि इसको accommodate कर पाए, how it is being possible कि we can make it कि हमारे पास अच्छे से fit हो जाए, right? Then we say, इसीलिए हमने कहा इस अब हमें पता चलता है कि there is a need of the DNA packaging आपको करनी जरूरी है। आप जानते हो बेटा डीएनए आपका एसिडिक नेचर का है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पैकेजिंग बेसिक और पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन्स के साथ करानी पड़ेगी। यू टेक दैट बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन एज दी राइट हिस्टोन प्रोटीन्स, आपने कैटेगराइज किया उनको हिस्टोन, and these histone proteins are the one which are absent in the prokaryote but present in the eukaryotes. In all the eukaryotes they are being present, right? जिसके अंदर हम कहते हैं histone proteins are the basic positively charged, right, proteins हैं जहाँ पर transcriptionally inactive proteins, right? So they are called transcriptionally inactive, means जो आगे DNA से mRNA नहीं बनने देंगे, राइट, जो आगे डीएनए के फंक्शन को रोकेंगे बेटा, राइट। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को स्टेबल करते हैं क्योंकि डीएनए को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करा देते हैं, ये डीएनए को कभी ओपन अप नहीं होने देते, डीएनए को फंक्शन नहीं करने देते, राइट। अभी हिस्टोन प्रोटीन कैसे रहते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो हम अब देखते हैं। हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन एग्रीगेट टुगेदर एज अ हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन प्रोटीन मेरे पास राइट प्रॉपर्ली एग्रीगेट होता है हिस्टोन ऑक्टेमर, एक पूरा ऑक्टेमर बनता है। ऑक्टेमर मींस 8 यूनिट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट, जहाँ पे मैंने H2 लिया, H3 लिया, H4 लिया, तो 2 यूनिट H3 के लिए, 2 यूनिट H4 के लिए, H2 में मैंने यूनिट ली H2A एंड H2B, और 2 यूनिट मैंने H2A H2B की एक साथ ली, राइट। तो 2 यूनिट H2A H2B की हो गई, 2 यूनिट H3 की हो गई, 2 यूनिट H4 की हो गई मेरे पास, करेक्ट ना। तो मेरे पास हिस्टोन ऑक्टेमर रेडी हो चुका है। इस हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ मैंने एक और प्रोटीन H1 हिस्टोन का लिया विच इज कॉल्ड H1 प्रोटीन। तो मेरे पास कितने प्रोटीन्स हो गए बच्चा टोटल हिस्टोन के 4, H1, H2, H3 एंड H4। इसमें से H2 मेरे पास डाइमर है, H1, H3, H4 मेरे पास मोनोमेरिक यूनिट्स है। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक कंप्लीट। H3 एंड H4 प्रोटीन बेटा ऐसे हैं जो कंजर्व्ड प्रोटीन्स, कंजर्व्ड का मतलब दे आर कंसेंसस प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कंजर्व्ड हैं, जो कंसेंसस है। कंसेंसस कहने का मतलब जिनके सीक्वेंस एज इट इज रहेंगे, द सीक्वेंस विल रिमेन सेम इन ऑल द यूकैरियोट्स, वेदर आई कंपेयर विद मी, विद द प्लांट्स, विद यू, राइट, एनी अदर एनिमल, एनी अदर प्रोटिस्ट, एनी अदर फंजाई, H3H4 का स्ट्रक्चर सेम है, सीक्वेंस सेम। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, राइट, समझ आया है यहाँ तक का पॉइंट, राइट, हिस्टोन प्रोटीन्स का। आगे बढ़ जाऊं, अब आ जाओ यहाँ पर, now over here, yes everyone, which one are dimer, H2 is dimer beta, H2 is dimer zoya, H2, H2A, H2B forming the dimer, ठीक है, डाइमर बन गया ना मेरे पास। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हिस्टोन ऑक्टेमर लिया, अब बहुत ध्यान से इसकी फॉर्मेशन समझना, राइट, और इसके क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं। मैंने एक पूरा हिस्टोन ऑक्टेमर लिया, इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे मैंने डीएनए को रैप करना शुरू कर दिया, जस्ट रैप द डीएनए ओवर। डीएनए को जब मैंने रैप करना शुरू किया तो डीएनए देखो मेरे पास इस तरीके से रैप हो चुका है। फिर मेरे पास डीएनए आगे की तरफ, क्योंकि बड़ा है तो डीएनए आगे की तरफ बढ़ा है, मैंने नई बॉल ली, नई बॉल के अराउंड दैट इज हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड भी रैप कर दिया। फिर से मैंने इसे रैप किया, अगेन मैंने रैप किया, तब तक मैं रैप करती रही जब तक मेरे पास डीएनए की लेंथ पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब मैंने कहा ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर प्लस डीएनए की टर्न इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे हुई है, दैट यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसे हम नाम क्या देते हैं बच्चा, न्यूक्लियोसोम, राइट। दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने के लिए जो डीएनए बीच में प्रेजेंट है
उस डीएनए को नाम क्या दे दिया आपने, लिंकर डीएनए, नेम इट एज लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए जो लिंकर प्रोटीन इसके ऊपर लगा हुआ है, जो रह गया था बाहर अभी, दैट इज कॉल्ड H1। फाइन। सो ऑन द बेसिस मैंने कहा एक स्ट्रक्चर मेरे पास बना कि मैंने यहाँ पर बॉल्स ली हिस्टोन ऑक्टेमर, उसके ऊपर मैंने डीएनए को रैप करना शुरू किया। Once the DNA start wrapping over it, I get 1 3/4 turn of DNA। अच्छा, ये टर्न ऑफ डीएनए में वो हेलिक्स की टर्न नहीं कह रही, पूरा डीएनए आपका हेलिक्स रेडी है, आपने पूरा एक टर्न घुमा दिया, फिर 3/4 टर्न घुमा दिया जो हिस्टोन ऑक्टेमर पे आया, बचा हुआ 1/4 टर्न यहाँ कंप्लीट हो गया। तो टोटल इतने तक में टिल दिस पॉइंट ये पूरा 2 टर्न्स है डीएनए की। फिर आगे उसके बाद नेक्स्ट टिल हियर 2 टर्न्स होंगे, फिर नेक्स्ट टिल हियर 2 टर्न्स होंगे। 2 टर्न्स का मीनिंग समझ आया सबको, राइट एवरीवन? राइट, तो 1 3/4 टर्न ऑफ डीएनए न्यूक्लियोसोम पे, 1/4 टर्न ऑफ डीएनए आपकी लिंकर डीएनए के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर दूर से दिखने मुझे लगा, इट इज जस्ट लुकिंग लाइक एक स्ट्रिंग पे बहुत सारी बीड्स प्रेजेंट, तो इट जस्ट अमेज्ड टू मी एज अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, and this bead on string structure is referred as, इसको मैंने नाम दिया chromatin। What I named this as chromatin, right? Once again I repeat बेटा, फिर से तभी मैंने कहा था ये चीज थोड़ी अच्छे से किया करना। I simply say मेरे पास हिस्टोन ऑक्टेमर है, हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर मैंने डीएनए को रैप किया है। हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर जब मेरे पास डीएनए रैप हो रहा है, तो जितना डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर पर रैप हो गया वो 1 3/4 टर्न, ठीक है। उसके अलावा जो बाहर रहा 2 हिस्टोन ऑक्टेमर के बीच में, जिसे लिंकर डीएनए कहा, वो रिमेनिंग 1/4 टर्न हो गया इसका। तो 2 टर्न आपने पूरे कर लिए इसका। अब समझ आया पॉइंट, राइट? उसके बेसिस पे आपने डिफाइन किया कि आपका कंप्लीट डीएनए का रैपिंग हो गया है, राइट अशोक? करेक्ट जोया, कंप्लीट यहाँ तक, राइट। और जो पूरा स्ट्रक्चर बना बेटा, उसको मैंने, यस, बीड्स आर न्यूक्लियोसोम, भाई मैं बता रही हूँ, तो मैंने स्ट्रक्चर बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाया, राइट। अब मैंने यहाँ पर कहा 1 3/4, 1 into 3/4, रजल 1 3/4। अब जो मैंने स्ट्रक्चर पे जो बीड्स बनाई है, ईच बीड इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियोसोम, एंड इन बिटवीन द 2 बीड इट्स अ लिंकर डीएनए विद H1 प्रोटीन, राइट। 2 बीट्स के बीच में जो चीज है वो हमारे पास क्या हो गया, लिंकर डीएनए विद H1 प्रोटीन। अंडरस्टूड एवरीवन? नहीं बेटा, 2 टर्न्स, वही मैंने कहा 2 टर्न्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसका 2 into 0.34 नैनोमीटर इनटू लेंथ ले रहे हो, तो वैसे भी नहीं है पॉसिबल आपको, राइट। आपने 2 टर्न्स का मतलब आप पूरा टर्न बना चुके, ये हेलिक्स की टर्न नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट, आप ये डीएनए बना चुके हो। जब आपने डीएनए को लिया, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अच्छा ये जैसे मेरे पास बुक है, ये स्पाइरल है मेरे पास, ठीक है, ये स्पाइरल मेरे पास डीएनए, मैं ये स्पाइरल को यहाँ से निकालती हूँ, इस स्पाइरल को मैं एक बॉल के अराउंड टर्न करना शुरू करती हूँ, ये स्पाइरल पूरी एक साथ टर्न हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कितने एक टर्न में लिए, वो सारी कैलकुलेशन एक स्पाइरल के लिए थी, वो सारी कैलकुलेशन उस डीएनए हेलिक्स के लिए थी, 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, सब कुछ उसके लिए था। यहाँ कुछ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली एक डीएनए को उसके सर्कल के बॉल के अराउंड टर्न कर रहे हो, दैट्स जैसे एक रिबन को टर्न करते हो। तो वो एक टर्न का मतलब एक पूरा घुमा दिया, फिर एक और घुमाना शुरू किया, उस घुमाने में 3/4 तो टर्न कर दिया, 1/4 बाहर हैंग कर गया, वो जो 1/4 बाहर हैंग कर गया वो लिंक कर डीएनए। आप समझ आया इनको? ठीक है बच्चा, एवरीवन कंप्लीटेड, राइट? अच्छा, अब हम यहाँ पर कहते हैं इसकी थोड़ी सी ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना है, क्योंकि ये थोड़ा एम्बिग्यूटी है यहाँ पर। हमारी एनसीईआरटी ये लैंग्वेज लिखती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, मैंने रियल भी लिख दिया है इसके साथ। अराउंड 200 बेसिस, जो एक्चुअल में 146 बेस पेयर्स होते हैं, वो पूरे डीएनए पे रैप होते हैं ओवर एनयू बॉडी। डीएनए के रैप होते हैं एनयू बॉडी, न्यूक्लियोसोम का दूसरा नाम है एनयू बॉडी, टू कंप्लीट 1 3/4 टर्न। अब आप कैलकुलेट करोगे तो बेस पेयर्स इतने नहीं आएंगे, तभी मैंने कहा था उसको उससे कैलकुलेट मत करो। हो सकता है डीएनए के एक टर्न में आपने कम से कम 4 हेलिक्स एक साथ ले लिए, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर अराउंड 200 बेस पेयर्स, ठीक है, 146 एक डेटा है। अगर अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना समझाऊंगी, लिंकर बेसिस मैंने यहाँ पर कौन से लिए, देखो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये बॉल दिख रही है सबको, इस बॉल के अराउंड, लेट मी टेक अ पेन नाउ, इस बॉल के अराउंड जो ये बेसिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतने बेसिस 146 होते हैं। ये जो बाहर बाउंड्री पे जा रहे हैं ना बेसिस, जो इस बाउंड्री में आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बेस है। तो हमारी एनसीईआरटी ना इन सारे बेसिस को मिला के बोलती है 200 बेस पेयर्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी सारे बेस पेयर्स इनमें देती है, जो ये प्रॉपर पूरी इस रिंग पे,
पूरी स्ट्रिंग पे बेस पेयर है टोटल, और 146 में सिर्फ इसके अंदर वाले इतने, ये जो अंदर मेरे पास है ना, इनको मैं बोलती हूँ। ठीक है, समझ आया? तो अब मेरे पास अगर कैलकुलेशन कहती है तो मैं कहूंगी एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है, टोटल 200 बेस पेयर। ठीक है, वन न्यूक्लियोसोम कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर्स गाइस, 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम का दूसरा नाम एन्यू बॉडी, इसका मतलब वो 1/3/4 टर्न जो है मेरे पास, दैट 1/3/4 टर्न कैरी 200 बेस पेयर्स, ये 200 बेस पेयर्स को कैरी करते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? राइट, अंडरस्टैंड? करेक्ट? यस एग्जैक्टली, वही तो, यही कुछ आ गया। मैंने 11th में समझाया है शायद आप लोगों को, मुझे वही याद था कि मैंने 11th में शायद पढ़ाया है थोड़ा बहुत आपको, यहाँ मैं बस उसकी डिटेलिंग पढ़ा रही हूँ। राइट, तो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना कहा है बच्चा, ये जो 1/3/4 टर्न है, यस 20 पिच नहीं, 20 डायमीटर है बेटा। राइट, तो हमने 200 बेस बस, हाँ आप वो पिच 20 ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, 20 पिच आप ले सकते हो। राइट, तो इसी वजह से हम वो कैलकुलेशन मैटर नहीं करते, तो हमने कहा रैप्ड ओवर एन्यू बॉडी टू कंप्लीट द टोटल 1/3/4 टर्म, जो फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम, जिसका साइज आपका टोटल 110 into 60 एंगस्ट्रॉम है। राइट, 110 into 60 एंगस्ट्रॉम इज द साइज, और लिंकर डीएनए जो बीच का है, ये जो कंप्लीट लिंकर डीएनए, ये 80 बेस पेयर कैरी करता है। इस पूरे लिंकर डीएनए में टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, 80। ठीक है, 80 बेस पेयर्स इन दिस लिंकर डीएनए इज बीइंग प्रेजेंट। अंडरस्टूड? राइट, एंड देन वी से ऑल द न्यूक्लियोसोम टुगेदर फॉर्म्स द क्रोमैटिन। तो आज मैं क्रोमैटिन तक ही कराऊंगी, पहले डाउट्स लूंगी। राइट, तो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ? राइट, एक बार मैं फिर से रिकैप देती हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज को क्लियर करना। राइट, क्योंकि ये पार्ट सबसे मेन है, कि अब मैं जो आपको एक फिगर और दिखाती हूँ जो हमें एक्चुअल में पूरी डिटेल में पढ़नी है। देखो, ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, और ये भी मैंने पढ़ाया था आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन में, जहां मैंने सिर्फ नाम लिख दिए थे, मैंने कहा था बेटा डिटेलिंग सारी 12th में पढ़ेंगे। देखो, ये डीएनए, आपको जब डीएनए को पैकेज करना होता है ना बच्चे, डीएनए को पैकेज करते टाइम यू ओनली हैव टू मेक इन माइंड कि आप उसकी लेंथ को छोटा नहीं कर सकते, आप कॉम्पैक्ट करोगे उसको, दैट इज आप उसके डायमीटर को बढ़ाओगे। तो डायमीटर 2 नैनोमीटर था, मैं इस 2 नैनोमीटर के डायमीटर से मूव करके इसको 1400 नैनोमीटर तक पहुंचाऊंगा, 2 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर। तो देखो, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, देखा, ये देखो अब यहाँ पर, यहाँ समझ आएगा आपको टर्न कैसे हुआ। ये पूरा डीएनए डबल हेलिक्स दिख रहा है, देखो कैसे टर्न हुआ है पूरा। आप डबल हेलिक्स को, पूरे हेलिक्स को इसके ऊपर टर्न कर रहे हो, दिस इज द 1 टर्न, 1/3/4 टर्न। अब समझ आया? तो हमने कहा एक न्यूक्लियोसोम में कंसिस्ट ऑफ, राइट, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स रैपिंग ओवर विच डीएनए रैप 1.65 टाइम्स, दैट इज 1/3/4 टाइम्स, एक टर्न पूरा, और 0.65 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने डेटा जो है ना, एक्चुअली जो एनसीबीआई साइट है वहां से उठाया सारा, और ये रियल डेटा है। एनसीईआरटी से थोड़ा भले ही डिफर करेगा ये डेटा, लेकिन एक्चुअली में यही डेटा रियल है आपका। ठीक है, जो आज के टाइम में कन्वेंशनली माना जाता है। अब मैंने यहाँ पर कहा, देखो ये मैंने पूरे बना दिए इसके अंदर, ये मेरे पास एक, ये डोनट की तरह दिख रहा है पूरा। राइट, ये मेरे पास एक पूरा न्यूक्लियोसोम, ये मेरे पास दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा, और यहाँ दिख रहा है H1 प्रोटीन। इसे बीच में क्योंकि लिंकर डीएनए शो करना था, तो H1 ऐसे शो किया, H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन। करेक्ट। अब ये क्रोमैटोसोम में नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी आपको क्रोमैटोसोम क्या होता है। राइट, ये मेरे पास पूरा सीक्वेंस बन गया, ये बीच का लिंकर डीएनए आ गया। अब जो मेरे पास टोटल क्रोमैटिन की डायमीटर हुआ, दैट डायमीटर ऑफ द क्रोमैटिन कम अप टू बी 11 नैनोमीटर्स, डायमीटर ऑफ द क्रोमैटिन कम अप टू बी 11 नैनोमीटर्स। राइट, और फिर मैंने उसको फिर वापस से इसकी कॉइलिंग करा दी। अब मैंने देखो डीएनए की कॉइलिंग करा के इसका सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाया, सोलेनॉइड से सुपर सोलेनॉइड बनाया, राइट, 300 नैनोमीटर का। फिर मैंने इसका क्रोमैटिड बनाया है 700 नैनोमीटर का, और 700 से फिर मैंने 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बनाया। तो वाइल रैपिंग द डीएनए को रैप करते टाइम एक हिस्टोन ऑक्टेमर के पास 1/3/4 टर्न, दूसरे हिस्टोन ऑक्टेमर के पास 1/3/4 टर्न, टोटल पूरे क्रोमैटिन आप बीड ऑन सिंक स्ट्रक्चर बनाओगे जिसका पूरे का डायमीटर 11 नैनोमीटर्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनिज्म के बेस पेयर पे वेरी करेगा। अब मुझे समझाओ, अगर एक ऑर्गेनिज्म में 4.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं और एक में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हैं, किसके पास न्यूक्लियोसोम के नंबर ज्यादा होंगे? Who is going to have the more number of nucleosomes?
राइट 6.6 वाले के पास या 4.6, ऑब्वियसली 6.6। जिसके पास नंबर ऑफ बेस पेयर ज्यादा उसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ज्यादा। बिल्कुल समझ आ गया ना पॉइंट, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम में पढ़ा दूंगी, तभी मैंने कहा आप लेंथ को डिफर नहीं कर सकते, आप डायमीटर को जरूर लेंथ को सॉरी वेरी कर सकते हो, डायमीटर को नहीं कर सकते। डायमीटर आपका 11 नैनोमीटर एज सच फिक्स हो जाएगा, कंप्लीट, राइट। अब क्रोमैटिन समझ आ गया है सबको अच्छे से, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट, कंप्लीटेड यहाँ तक, डन, ओके। अभी आपको कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि क्रोमैटोसोम बताऊंगी सामने नेक्स्ट टाइम। अभी जब सोलेनॉइड पे आऊंगी ना तब क्रोमैटोसोम की डिटेलिंग आपको बताऊंगी, ठीक है, राइट। भाई मैंने कहा आज के लिए सिर्फ न्यूक्लियोसोम वाली टर्म बताइए आप, ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। आज मैं स्लाइड शेयर करूंगी, उसमें मैंने आगे का भी सारा लिखा हुआ है, ठीक है, आगे का इन सेंस आगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल तक थोड़ा मेंशन कर रखा है, वो एक बार पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पूरी एक्सपेरिमेंटल क्लास होगी, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स बहुत है, राइट। तो इसी वजह से वो कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ के आओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्लास में, ठीक है, राइट। और ये चैप्टर में पता है बेनिफिट सबसे अच्छा क्या है, द बेनिफिट इज दिस, राइट, कि दैट वी आर गोइंग टू हैव वन एडवांटेज, इसमें मैं आपको बहुत सारी रियल डायग्राम्स जो शायद मैं नॉर्मल क्लास में अगर हम ऑफलाइन में होते तो ना दिखा पाती, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और एमएस वर्ड पे तो एमएस वर्ड के एमएस टीम पे तो एक फायदा और हो जाएगा कि मे बी अगर वीडियो प्ले करने का ऑप्शन एक्सेस हम कर पाए, राइट, तो मैं आपको वीडियोस भी रन करके दिखाऊंगी कैसे रियलिटी में प्रोसेस होता है, राइट। अब वीडियो का ऑप्शन शायद हमने डिलीट कराया था उसमें से, क्योंकि उसमें एनोटेट का ऑप्शन था दैट यू पीपल कैन आल्सो प्ले द वीडियो, राइट। तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या उन्होंने ऐड करके दिया, हमारे पास आज रात तक आएगा वो सब कुछ सॉफ्ट सिस्टम, राइट। लेट्स सी, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर टेलीग्राम के, लेट्स गिव मी अ सेकंड। Okay, now let's come up to the questions. So one question is by Agriti, right, and I'm forwarding, नहीं forwarding मैं पढ़ी देती हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने क्लास में पढ़ाया था, फिर मैं आती हूँ आगे के क्वेश्चंस पे, right। The question is Mr. Steven is suffering from hemophilia and cystic fibrosis. His father is heterozygous for cystic fibrosis. The probability of Steven's sperm having recessive X-linked as well as autosomal allele. क्या था ना ये क्वेश्चन बेटा, राइट। अगर हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया इज बीइंग द वन, राइट, एज XHY हमने ले लिया, राइट। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैंने स्मॉल सी ले लिया। फादर हेटेरोजाइगस से कोई मतलब नहीं, उसको वो उसके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस तो रिसेसिव ट्रेट है ही है उसके पास, तो स्मॉल सी जाने के चांस बेटा 1, राइट, और X लिंक जाने के चांस 1/2, 1/2 into 1 आंसर इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, राइट। आगे क्वेश्चन क्लियर है बेटा, कैसे करेंगे हम, राइट, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसी के बाद आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राना ने क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा ऑन दी ग्रुप पे खोलो, सारे के सारे टेलीग्राम खोल लो फटाफट से, राइट, एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चन वन बाय वन। तो अभी पेडिग्री खोला है मैंने यहाँ पर, राइट। पेडिग्री क्वेश्चन है, पेडिग्री डिपिक्टिंग द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन द फैमिली, राइट। अच्छा, ये जो डॉट दे रखा है, डॉट का मतलब कैरियर है, ये लेवल 3 का ही क्वेश्चन होगा, NSCB का है ना, हाँ, ये कैरियर है दे रखा है आपको, राइट, ये कैरियर मेंशन है इसके अंदर। नाउ सी एवरीवन, क्वेश्चन ने दिया है यहाँ पर मेल के साथ फीमेल भी इनहेरिटेड है, तो वाई लिंक तो हटा दो, फोर्थ ऑप्शन तो हट गया। अब हमें बताना है ऑटोसोमल रेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसिसिव एंड और यस, और ये 3 ऑप्शन बताने हैं हमें। तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर, राइट। नंबर फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट जनरेशन लेके चलूँ, उसको मैं यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए अगर ले लूँ, तो उसके बेसिस पे, अगर नहीं सिंपल में अगर कैपिटल ए ले लूँ, तो मेरे पास अगर जाएगा कैपिटल ए, तो मेरे पास यहाँ पर चला जाएगा स्मॉल ए नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब मेरे पास ऑटोसोमल रेसेसिव तो नहीं है ये ट्रेट, राइट। अब अगर मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट लेके चलूँ तो वो भी नहीं आएगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव लेके चलूँ तब कंडीशन पॉसिबल। अच्छा, इस पेडिग्री में ना एक मिस्टेक है, राइट। ये पेडिग्री में ना तो ये तीनों में से कुछ नहीं जाएगा, ऊपर फर्स्ट जनरेशन में मदर को कैरियर बना दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेक मदर एज अ कैरियर, राइट, मदर को बनाओ कैरियर इसके अंदर, नहीं, क्योंकि इन्होंने कैरियर का सिंबल तो अलग दे रखा है। अदरवाइज आप अगर फर्स्ट में देखो, फर्स्ट जनरेशन में मदर को मैं कैरियर लेके चलती हूँ, XHY और XX लेके चलती हूँ, तो सेकंड जनरेशन बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास फीमेल कैरियर आएगी। और अच्छा, इसने इसको कैरियर नहीं दे, इसने ऊपर कोई सिंबल दे रखे है, सिंबल शो कर रखे है, मेल को कैसे कैरियर, तो हेटेरोजाइगस ही लिया है बेटा मेल को,
ओके ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, एवरीवन जस्ट सी दिस क्वेश्चन, राइट नाउ इस क्वेश्चन के अंदर बेटा फीमेल के साथ साथ उसने मेल को भी सिंगल डॉट बीच में दे रखा है और मेल को भी कैरियर दे रखा है। इसका आंसर क्या दे रखा है ना, इसका आंसर ऑटोसोमल दे रखा होगा, एक्स लिंक नहीं गिवन होगा। If I see over here, पहली बात कॉन्सिजनस, अच्छा ऑटोसोमल गिवन है ना, ऑटोसोमल ही जाएगा। देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्वेश्चन ये सिंपल है क्योंकि ये पेडिग्री में कॉन्सिजनस मैरिज भी है और इसके चाइल्ड भी सही से डिपिक्ट नहीं कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लेके चलना है आपने दैट मदर फर्स्ट जनरेशन में मदर, देखो एक्स लिंक्ड क्यों नहीं होगा, मुझे देखो ऑप्शन कैसे पता चले इसमें, वाई लिंक्ड आपका नहीं होगा क्योंकि वाई लिंक्ड में तो डॉटर भी डिसीज्ड है, ठीक है, उससे तो हटा ही दो। फिर उसके बाद इसने जो कैरियर का साइन बना रखा है, क्योंकि विद डॉट वाला साइन कैरियर का होता है, अगर क्वेश्चन नहीं मेंशन करता तो जो कैरियर का साइन है वो फादर पे भी दे रखा है, फादर कैन नेवर बी कैरियर फॉर द एक्स लिंक ट्रेट, तो एक्स लिंक भी हटा दो। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव में से अगर सेलेक्ट करना है, बाकी में ट्रू होता है नहीं होता डजंट मैटर, लेकिन वही सेकंड जनरेशन में देखो दोनों पेरेंट जो है आपके यहाँ पर कैरियर है और आगे डिसीज मिल रही है, और दोनों पेरेंट्स से अगर कैरियर से आगे डिसीज मिल रही है इसका मतलब ऑटोसोमल रेसिव है, जनरेशन स्किप हुई है, राइट। सो ऑन दैट बेसिस मेरे पास आंसर आ गया ऑटोसोमल रेसिव, ठीक है राना, क्लियर हुआ क्वेश्चन, एवरीवन कंप्लीट विद द क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट कैसे लगाना है, इसको सॉल्व नहीं करना बेटा, पेडिग्री को सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन 23rd, हाँ जी पेडिग्री ये उसका क्वेश्चन है आपका, हार्डी विंगबर्ग, फटाफट से बताओ इसके अंदर जल्दी से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Suppose a population of organism with 500 gene loci is fixed at half of these loci. Organism with 500 gene loci is fixed at half of these loci and has 2 alleles at each of the remaining loci. Okay. How many alleles are found in its gene pool? Question करो जरा एक बार। Solve the question guys. किसका question है ये, कैसे solve करेंगे हम? उसने कहा है पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है उसमें 500 जीन लोकस है, 500 जीन लोकस का मतलब 500 जीन्स है आपके पास, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन लेता है 500 जीन्स है, एंड इज फिक्स्ड एट हाफ ऑफ दीज लोकाई, 500 जीन लोकाई हैं और जो फिक्स पोजीशन में है, राइट, हाफ ऑफ दीज लोकाई मींस 250 की पोजीशन फिक्स है, ठीक है, 250 की पोजीशन आपकी एग्जैक्टली फिक्स है, 2 अलील्स एट ईच ऑफ द रिमेनिंग लोकाई, राइट, जो बचे हुए लोकस हैं, राइट, उनके लिए 2 अलील्स हैं, has 2 alleles at each of the remaining loci. How many alleles are found in its gene pool? जीन पूल में कितने लोकाई, जीन पूल के अंदर कितने अलील्स और मिलेंगे आपको, ओके, अलील्स आर फाउंड इन द जीन पूल, तो 2 तो आपके 250 पे हो गए, x 250 पे भी आपके, एक सेकंड, 500 250, क्या आंसर गिवन है राना इसका, 1000, आंसर चेक करो एक बार। एनीवन इन द क्लास, क्या हो गया भाई, बाकी सबको भी सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्लास में, हाँ जी कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे लग रहा है दिमाग, एक क्रोमोसोमल मैपिंग करो इसकी, क्रोमोसोमल मैपिंग करो इसकी, 500 जीन लोकस दे रखे हैं आपको, राइट, एंड 500 जीन लोकस हैं जिसमें फिक्स एट हाफ ऑफ दीज लोकाई, 2 अलील्स एट ईच ऑफ द रिमेनिंग लोकस, बाकी के बचे हुए लोकस पे, राइट, आपने 2 अलील्स लगाए हैं, तो हाउ मेनी अलील्स आर फाउंड इन इट्स जीन पूल, राइट, तो अगर उसके जीन पूल पे देखे जाएं तो अगर आपके यहाँ पर फिक्स कर दो तो 250 के तो फिक्स हैं लोकस, राइट, अब एग्जैक्टली राइट सानिया, वही मैं भी दिमाग लगा रही हूँ कि 250 का फिक्स है, तो 250 के 2 अलील्स हो गए, तो हमने कहा यहाँ पर 250 के फिक्स अगर दे रखे तो इससे शायद आंसर 750 दिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज के हिसाब से राना आंसर क्या है, 750 आंसर है, राइट, 750 ही दिया होगा, ऐसे आंसर 1000 नहीं दिया होगा, क्योंकि लैंग्वेज इसने जो दे रखी है ना वो देखो, इसमें लैंग्वेज पढ़ो एक बार, 500 जीन लोकाई फिक्स्ड एट हाफ ऑफ दीज लोकाई मींस 250 फिक्स्ड है, 250 के लिए 1 अलील है, राइट, बाकी के 2 अलील्स रिमेनिंग ऑफ द लोकाई मींस बाकी के 1 अलील नहीं है, तो बाकी जो है वो हैप्लॉइड कंटेंट में और 250 आपके डिप्लॉइड कंटेंट में, राइट, तो 250 डिप्लॉइड में, तो 250 into 2 500 प्लस 250 750 आंसर जाएगा, आंसर 1000 होना चाहिए था, अगर नॉर्मल केस होता, अगर पहले पे ना किया था फिक्स एट हाफ ऑफ दीज लोकाई, तब आपका आंसर आता, समझ आया, राइट।
Now, next one. Activity of a certain protein is dependent on its phosphorylation. Mutation in gene change a single amino acid which affected the function of its molecule. Which amino acid is most likely to be count for this observation? हाँ जी, इसने बोला यहाँ पर ये ना आपको क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं होगा, ये क्वेश्चन में जेनेटिक कोड पढ़ा दूं उस पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जेनेटिक कोड पे क्वेश्चन है कि कुछ का जेनेटिक कोड ना सेम होता है, तो उसने कहा म्यूटेशन अगर आप जीन में करो तो वो सिंगल अमीनो एसिड को चेंज करता है, राइट, और अमीनो एसिड कौन से लाइक है, तो जेनेटिक कोड वाला पोर्शन रुक जाओ, फिर भी ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा 60 वाला, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन 56, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कौन सा बताया आपने सानिया, किसका आंसर बताया 56 का? ओके, लेट्स सी। A spontaneous mutation result in a couple having only female progeny, सिर्फ फीमेल प्रोजेनी हो रही है। When the daughter marry and has his children, none of them are male, वापस से उनके कोई मेल आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो अब however in the third generation there are few male offspring, what is the explanation of this, right? तो वो एक्सप्लेनेशन है क्या हमारे पास? तो अब हमने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो म्यूटेशन किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे, म्यूटेशन इज ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम पे अगर म्यूटेशन आप देखोगे तो म्यूटेशन अगर एक्स, क्योंकि आगे फीमेल नहीं आ रहा तो मेल को फीमेल से ट्रेट जाएगा, मदर से ट्रेट जाएगा, और अगर मदर से ट्रेट गया तो मदर से एक्स वाला ट्रेट जाएगा, उसमें म्यूटेशन करा दो और वो म्यूटेशन को लीथल कर दो, और लीथल कर दोगे तो मिल जाएगा आपको रिजल्ट, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, लास्ट में देखो, फॉर अ ह्यूमन मेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द मैटरनल क्रोमोसोम विल एंड अप इन द सेम गैमीट? Yes, for human male, what is the probability that all the maternal chromosome will end up in the same gamete? सारे maternal chromosome एक ही gamete में है, probability लगाओ जरा, maternal chromosome सारे के सारे एक ही gamete में जाएं, राइट। तो पहली बात तो maternal chromosome के जाने के चांसेस 23 क्रोमोसोम्स पे हैं, राइट, 23 क्रोमोसोम्स पे है मेरे पास, और 23 क्रोमोसोम्स पे अगर जाने की पॉसिबिलिटी है, राइट, तो मेरे पास दो क्रोमोसोम्स में से एक के 23 जाने की पॉसिबिलिटी है, 2⁻23 चांसेस आते हैं, ठीक है, राइट। वो नेक्स्ट रिवर्स म्यूटेशंस आने, रिवर्स म्यूटेशन हैपन, देन इट विल बी पॉसिबल, ठीक है, राइट। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और रह गए बेटा, राइट। कौन सा 4 दिया, इसका आंसर 1/2, हाँ सॉरी 1/2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 में जाएगी। देखो फीमेल के जाने के चांसेस कितने, 1/2, मेल के जाने के चांसेस 1/2 रेशो 23, क्योंकि 23 क्रोमोसोम रेशो कह, सॉरी 2 to the power 23 23 जाने के चांसेस, ठीक है राना, कंप्लीट, राइट, डन है यहाँ तक, क्लियर। बाकी के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, राइट, और उसी के साथ साथ और सब भी सॉल्व करते रहें क्वेश्चन, मुझे एक आध से क्वेश्चन के डाउट्स नहीं, बाकी से भी चाहिए, ताकि हम हर क्लास के एंड में 10-15 मिनट ये कर सकें एक्सरसाइज, ठीक है, ओके एवरीवन, राइट। सो विल मीट यू इन द कमिंग क्लास गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।